अध्याय 1241 सार्वजनिक रूप से शारीरिक हमला करना। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। उपकरण शोधन संप्रदाय के द्वार के बाहर संप्रदाय के दर्जनों साधक चिंतित होकर खड़े थे। शू क्यू ने उन्हें चेतावनी दी थी कि जो कोई भी बकबक करने की हिम्मत करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि कड़ी सजा क्या होगी। हालांकि वे पूरी तरह से भयभीत थे क्योंकि बटफेस और डुआन जियुडे ने धमकी दी थी कि तीनों राजा शोधकों के लिंग हथौड़े से कुचल दिए जाएंगे। बेशक उनकी चिंता का सबसे महत्वपूर्ण कारण मो जुनचेन था, जिसने अपनी आभा को छिपाने का फैसला किया था और नहीं चाहता था कि उसे देखा जाए। जाहिर है वो ये जांचने की कोशिश कर रहा था कि उपकरण शोधन संप्रदाय के साथ अभी किस तरह की परेशानी चल रही है। अगर ये लोग राजा रिफाइनर लियू का सामना करने की हिम्मत करते तो उन्हें निश्चित रूप से मो जुनचेन से कोई समस्या नहीं होती। जब उपकरण शोधन संप्रदाय का द्वार बंद रहा तो किसी ने भी इस डर से हिलने की हिम्मत नहीं की कि उन पर गुप्त रूप से समाचार भेजने का आरोप लगाया जाएगा। आखिरकार उन सभी ने विस्फोटक स्वर्ग गुट के 3 रीढ़ की हड्डी के सदस्यों की ताकत देखी थी। ये बहुत भयानक था। सुनो, किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं है। अगर तुमसे कुछ कहने के लिए कहा भी जाए तो तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो। बटफेस ने फिर से ठंडी मुस्कान के साथ चेतावनी दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन या फिर तुम्हारा लन सीधे तोड़ दिया जाएगा, डुआन जियुडे ने गंभीरता से कहा। जैसी आपकी इच्छा, उपकरण शोधन संप्रदाय के सभी साधकों ने एक साथ उत्तर दिया। जिसने उन्हें सबसे अधिक भयभीत किया वो बटफेस या डुआन जियुडे नहीं था, बल्कि मो जुनचेन था, जिसने उन्हें ठंडी नजर से देखा था। झनकार, उनका इंतजार ज्यादा देर तक नहीं चला। उपकरण शोधन संप्रदाय का लोहे का दरवाजा खोला गया। एक पीला आदमी बहुत तेज गति से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान देखी जा सकती थी। यह आदमी स्वर्णिम दिव्य अवस्था के मध्यम चरण में पहुंच चुका था। वह काफी कमजोर दिख रहा था और स्वर्णिम दिव्य अवस्था के आरंभिक चरण के साधक से भी कमजोर। उसके पीछे स्वर्ग दिव्य अवस्था के कई साधक खड़े थे। हा 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 हा, अच्छा, तुमने जो किया है उससे मैं संतुष्ट हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे जिंदा वापस मेरे पास ला पाओगे। तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। जू क्यू की ओर देखते ही पीला आदमी जोर से हंसा। उसके दिल में 2 साल से ज्यादा समय से गुस्सा भरा हुआ था। उसने सोचा था कि जू क्यू सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा है जिसे वह मार सकता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटा सा कीड़ा जेन्युइन सेलेस्टियल दायरे की उपकरण शोधन संप्रदाय शाखा के सभी शक्तिशाली लोगों को मार देगा और यहां तक कि उसे विस्फोट से घायल भी कर देगा। ये शर्मनाक था। तो जब उसके पास शर्म को मिटाने का मौका था तो वह कैसे शांत रह सकता था। हालांकि राजा रिफाइनर लियू चाहे कितने भी खुश क्यों न हो, गेट के बाहर उपकरण शोधन संप्रदाय के सभी साधकों ने अपने सिर नीचे कर लिए। राजा रिफाइनर लियू, जिसकी नजरें जू क्यू पर टिकी थी, सोच रहा था कि वह बाद में जू क्यू को कैसे सजा देगा। इसलिए उसने अपने लोगों की अजीब प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जू क्यू, क्या तुम्हें अब भी मेरी याद है? हाँ, सच कहूं तो नहीं, जू क्यू ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया। उनके युद्ध के दौरान जू क्यू ने राजा रिफाइनर लियू का चेहरा नहीं देखा था। जब राजा रिफाइनर लियू उसकी ओर दौड़ा तो वो दिव्य बचाव मंत्र के साथ भागने वाला था और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम, बढ़िया, उपकरण शोधन संप्रदाय में अहंकारी व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें एक दयनीय मौत के लिए भेजूंगा। राजा शोधक लियू ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए और शू क्यू को थप्पड़ मारकर मार डालने के लिए बहुत उत्सुक था। फिर उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वो शू क्यू की जिंदगी को जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था। ओह, एक दयनीय मौत। अच्छा अच्छा, बस मुझे दे दो, जू क्यू ने राजा रिफाइनर लियू से कहा, क्योंकि उसने सोच समझकर मो जुनचेन की ओर देखा। राजा रिफाइनर लियू जू क्यू की प्रतिक्रिया से भ्रमित हो गया। आमतौर पर कायर लोग अब दया की भीख मांगते हैं। जो लोग मौत को शांति से लेते हैं वे जल्दी मौत पाने के लिए उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे। इस आदमी के साथ क्या गलत है? ऐसा लगता है कि एक दयनीय मौत उसके लिए काफी आकर्षक है। मैं उसकी आंखों में प्रोत्साहन भी महसूस कर सकता हूँ। हालांकि ये भ्रम राजा रिफाइनर लियू के जलते हुए क्रोध के सामने कुछ भी नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ लहराया और अपने अधीनस्थों पर चिल्लाया, उसे यहाँ लाओ। फिर पृथ्वी के आकाशीय मंच पर एक शक्तिशाली व्यक्ति एक महिला को आगे बढ़ाते हुए गेट से बाहर निकला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये देखकर कई लोगों के चेहरे बदल गए। वे जानते थे कि राजा रिफाइनर लियू ने अपने मातहतों से इस महिला को पकड़ने के लिए कहा था। वे ये भी जानते थे कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने इस पर आंख मूंद ली थी। अब जब मो जुनचेन यहाँ आ गया था तो राजा रिफाइनर लियू अपनी मौत की तलाश में था। अगर उसने योजना के अनुसार काम करने की हिम्मत की
यहाँ तक कि जू क्यू के सामने खड़े 3 राजा रिफाइनर भी चुपके से अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि राजा रिफाइनर लियू आज निश्चित रूप से मारे जाएंगे। हाँ 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 जू क्यू, तुम्हें मेरी याद नहीं है। मुझे लगता है कि तुम इस छोटी सी कुतिया को जानते हो, है ना? राजा रिफाइनर लियू ने महिला को पकड़ लिया और वो घमंड से जू क्यू पर हंसने लगा। जू क्यू को थोड़ा झटका लगा। कुछ देर तक महिला को ध्यान से देखने के बाद उसने आश्चर्य से पूछा, सुश्री फैंग, आप यहाँ क्यों हैं? जाहिर है वो इस महिला को जानता था, जो फैंग लानवू थी, पवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दूसरी बेटी, जिससे उसकी मुलाकात तब हुई थी जब वह जेन्युआन सेलेस्टियल दायरे में आया था। जब उसे कुछ परेशानी हुई तो उसने उससे दूर रहने का फैसला किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस जगह उससे मिलेगा। रुको, ऐसा लगता है कि फैंग लानवू को राजा रिफाइनर लियू ने पकड़ लिया था। मेरे साथी साधक, मैं फैंग लानवू ने कांपती हुई आवाज में कुछ शब्द कहे, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। वो बहुत खराब हालत में थी। जब उसे इन लोगों ने पकड़ा था तब वो घायल हो गई थी। उसे 10 दिनों से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया था और उसके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे। हालांकि राजा रिफाइनर लियू ने इस दौरान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। हालांकि वो इसके लिए जू क्यू को दोष नहीं दे सकती थी। जब जू क्यू का पीछा किया जा रहा था तो उसने और उसकी नौकरानी जियाओ रू ने कभी भी दूसरों को जू क्यू के साथ अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया। जब जू क्यू और एक्सप्लोडिंग हेवंस गुड प्रसिद्ध हो गए तो उन्होंने अपने पिछले रिश्ते के माध्यम से अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए अवसर और भाग्य की तलाश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक मिस्ट्री लैंड ट्रायल में भाग लेने और अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ कीमती वस्तुओं को खोजने का प्रयास करने का फैसला किया। हालांकि मिस्ट्री लैंड ट्रायल हमेशा खतरे से भरे होते थे। ट्रायल में भाग लेने वाले लोग हमेशा सबसे खतरनाक होते थे। वे एक कीमती वस्तु खोजने में कामयाब रहे, फिर उन्हें दूसरों ने शिकार बनाया। अंत में फैंग लानवू को ये घोषणा करनी पड़ी कि वो शू क्यू को जानती है, जबकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। शू क्यू का नाम उन लोगों को डराता था जो उसका पीछा कर रहे थे। जल्द ही ये रहस्य कई लोगों को पता चल गया। इससे पहले कि वे रहस्य भूमि छोड़ने का समय पाते, उन्हें उपकरण शोधन संप्रदाय द्वारा पकड़ लिया गया और जुवानई स्वर्गीय क्षेत्र में ले जाया गया। इसलिए उसे दूसरों को दोष दिए बिना अपनी बुरी किस्मत को स्वीकार करना पड़ा। अगर उसने शू क्यू के साथ संबंध का उल्लेख नहीं किया होता तो उसका पीछा करने वालों द्वारा उसे मार दिया जाता, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उस रिश्ते का उल्लेख करने के बाद वो उपकरण शोधन संप्रदाय द्वारा पकड़ ली जाएगी। हाँ, तो जू क्यू, ये छोटी कुतिया बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि आप उसे पसंद करते हैं, है ना? कितना अफसोस है। अब आप दोनों मेरे हाथों में हैं और आपका पूर्व निर्धारित भाग्य यहीं समाप्त होगा। राजा रिफाइनर लियू ने जू क्यू को व्यंग्यात्मक रूप से देखते हुए कहा। हालांकि जू क्यू और 3 राजा रिफाइनर के बगल में खड़े सभी साधक पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि वे जानते थे कि राजा रिफाइनर लियू बहुत जल्द मर जाएगा। उन सभी ने मो जुनचेन के चेहरे पर नजर डाली। हालांकि उसने अपनी आभा को छुपाया था। मो जुनचेन, जिसका चेहरा स्याही की तरह काला था, बेहद गुस्से में था, जिसने सभी को पूरी तरह से भयभीत कर दिया। उसी समय फैंग लानवू ये सुनकर थोड़ा कांप उठी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने गुस्से से राजा रिफाइनर लियू को घूरते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उपकरण शोधन संप्रदाय के राजा रिफाइनर के रूप में तुम इतने नीच होगे। तुम राजा रिफाइनर बनने के योग्य नहीं हो। अगर तुम कायर नहीं हो तो बस मुझे मार दो। तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, चिंता मत करो। जब मैं उस आदमी के सामने अपनी मर्दाना ताकत दिखाऊंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, राजा रिफाइनर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपनी बेल्ट खोली और फैंग लानवू के कपड़े फाड़ने ही वाला था। कमीने, मो जुनचेन ने धीमी आवाज में गुस्से से चिल्लाया और बाहर निकलने वाला था। संरक्षक मो, अपना समय ले, चलो थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं। जू क्यू ने मो जुनचेन को उसके चेहरे पर एक विचारशील मुस्कान के साथ रोका। मो जुनचेन दंग रह गया। गुट नेता, तुम्हारा क्या मतलब है? वो उसका बलात्कार करेगा? जू क्यू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसी समय राजा रिफाइनर लियू पागलों की तरह हंस रहा था, क्योंकि उसने फैंग लानवू के कपड़ों को टुकड़ों में फाड़ने और इन सभी लोगों के सामने उसका बलात्कार करने की योजना बनाई थी। ये सोचते ही राजा रिफाइनर लियू को अपने शरीर में सेक्स हार्मोन का उछाल महसूस हुआ। उसने अपनी बेल्ट खोली और उसकी पतलून जमीन पर गिर गई। तुरंत ही सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने उसकी जांघों को बड़ी आंखों से देखा। किंग रिफाइनर लियू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने नीचे देखा। फिर उसका चेहरा सुअर के जिगर की तरह लाल हो गया। कोई इरेक्शन नहीं? कैसे हो सकता है? मेरे छोटे दोस्त का कोई इरेक्शन नहीं है?
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 1242 निश्चित मृत्यु। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो। संपादक न्योइबो स्टूडियो। हाँ, उसका बलात्कार करेंगे। इस समय ज़ू खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाया। फिर उसने मो जुनचेन की ओर देखते हुए कहा, गाजियन मो, मुझे बताओ, वो उसका बलात्कार करने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा? वह सुई? मो जुनचेन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे उम्मीद नहीं थी कि जूक्यू इतनी छोटी सी बात पर ध्यान देगा। कोई आश्चर्य नहीं कि जूक्यू ने उसे बाहर निकलने से रोक दिया। तुम्हें कैसे पता चला? उसके इरेक्शन की समस्या है, मो जुनचेन ने उत्सुकता से पूछा। जूक्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, गार्जियन मो, निरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू से ही मैंने देखा कि किंग रिफाइनर लियू की कमर सिकुड़ी हुई है, जिसका मतलब है कि उसके लिंग में कुछ गड़बड़ है। कमर सिकुड़ी हुई है? मो जुनचेन दंग रह गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, क्योंकि उसने इतनी छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार लगभग कोई भी आदमी की कमर पर ध्यान नहीं देगा। अरे, राजा रिफाइनर लियू, है ना? बस आत्मसमर्पण कर दो। तुम्हारे छोटे दोस्त ने भी तुम्हें धोखा दिया है। तुम बस हार क्यों नहीं मान लेते? तुम अपने सिर पर कलंक लगा रहे हो। इस समय जूक्यू ने राजा रिफाइनर लियू को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखते हुए चिल्लाया। भीड़ में छिपे बटफेस ने भी चिल्लाया, अगर यह बेकार है तो इसे काट दो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन खटखट। डुआन जियूडे ने राजा रिफाइनर लियू के सामने एक लोहे का हथौड़ा फेंका और सिर हिलाते हुए कहा, मेरा सुझाव है कि आपको इसे पीटना चाहिए। हो सकता है कि जब आप इसे पीटते रहें तो आप इसे महसूस कर सकें। हंसी। उपकरण शोधन संप्रदाय के कुछ साधक हंसी रोकने से खुद को नहीं रोक पाए। तीनों राजा शोधक भी लाल हो गए क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा सीधा रखने की पूरी कोशिश की। उन्हें याद आया कि बटफेस और डुआन जियूडे ने धमकी दी थी कि उनके लंट तोड़ दिए जाएंगे, इसलिए वे उनका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। ये असंभव है, मेरे घाव भर चुके हैं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा उसी समय राजा रिफाइनर उन्मादपूर्ण तरीके से चिल्ला रहा था। अगले ही पल उसने जूक्यू की ओर देखा और कहा, ये तुम थे, छोटे कमीने। अगर तुमने मुझ पर चुपके से हमला नहीं किया होता तो मैं इतनी गंभीर रूप से घायल नहीं होता। आज भले ही मैं उसका बलात्कार न कर सकूं, मैं किसी और से कहूंगा कि वो तुम्हारे सामने उसे यातना देकर मार डाले। फिर राजा रिफाइनर लियू ने अन्य 3 राजा रिफाइनरों को ठंडी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, तुमने अच्छा काम किया, इसलिए मैं इस कुतिया को तुम्हें दे दूंगा। अब मैं तुम्हें उसका बलात्कार करके मार डालने का आदेश देता हूं। टकराना। ऐसा कहने के बाद राजा रिफाइनर लियू ने फैंग लानवू को तीनों राजा रिफाइनरों की ओर धकेल दिया। तीनों राजा रिफाइनर पूरी तरह से डर गए। वे दौड़े और अपनी कोमल दिव्य कोर शक्ति से फैंग लानवू को पकड़ लिया। मिस फैंग, क्या आप ठीक हैं? मिस फैंग, क्या आप घायल हैं? मिस फैंग, हमें खेद है। उन्होंने सौहार्दपूर्ण तरीके से बात की और फैंग लानवू को जूक्यू के पास भेज दिया। फैंग लानवू उपचार में बड़े अंतर से पूरी तरह से भ्रमित थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, वरिष्ठ हो, मैं घायल नहीं हूं। ये बहुत बढ़िया है, तीनों राजा रिफाइनर ने राहत भरी आवाज में कहा। फिर वे वहीं खड़े रहे और मो जुनचेन और शू क्यू को श्रद्धा से देखने लगे। राजा रिफाइनर लियू और उसके पीछे खड़े साधक इस दृश्य को देखकर पूरी तरह हैरान थे। तीनों राजा रिफाइनर ने फैंग लानवू को श्रद्धापूर्वक और विनम्रतापूर्वक शू क्यू के पास वापस भेजकर सार्वजनिक रूप से एक आदेश की अवहेलना की थी। वे क्या करने जा रहे थे? एड्स बाय पब फ्यूचर। कमीने, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम बहरे हो? मैंने तुम्हें उसे मार डालने का आदेश दिया था, मैंने तुम्हें उसे वापस भेजने के लिए नहीं कहा था। राजा रिफाइनर लियू ने उन्मादपूर्ण तरीके से दहाड़ लगाए। वो शांत नहीं हो पा रहा था, भले ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसका दिमाग अब गुस्से से विकृत हो चुका था। उसने फैंग लानवू का बलात्कार करके जूक्यू को अपमानित करने की कोशिश की थी। हालांकि जब उसने पाया कि वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो और भी क्रोधित हो गया। इसलिए उसने अन्य 3 राजा रिफाइनर से ऐसा करने के लिए कहा। अब उसे लगा कि उसे अनदेखा किया गया है, इसलिए वह गुस्से के कारण पूरी तरह से पागल हो चुका था। हालांकि उसकी उन्मादपूर्ण दहाड़ ने अन्य 3 राजा रिफाइनर को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। यहां तक कि जूक्यू के पीछे खड़े उपकरण शोधन संप्रदाय के साधक भी राजा रिफाइनर लियू को अजीब तरीके से देख रहे थे। उनकी आंखों में सहानुभूति, दया और व्यंग्य देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि वे एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे थे जो जल्द ही मरने वाला था। ये देखकर राजा रिफाइनर लियू के दिल में बेचैनी हुई। फिर वो गुस्से से चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम मेरे खिलाफ जाने वाले हो? मत भूलना कि उपकरण शोधन संप्रदाय का उप संप्रदाय नेता मेरा चचेरा भाई है। हे, मैं अब इसे नहीं देख सकता। संरक्षक मो,
अब आप अपने संप्रदाय से इस कबाड़ के टुकड़े से छुटकारा पा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह के मुद्दे में शामिल होना चाहिए। मैं बस घूमने जा रहा हूँ। जू क्यू ने फैंग लानवू को अपना हाथ लहराया क्योंकि वह उपकरण शोधन संप्रदाय के द्वार में कदम रख रहा था। जू क्यू ने राजा शोधक लियू और उसके पीछे खड़े अन्य साधकों को अनदेखा किया और ऐसे ही सहज तरीके से अंदर चला गया। राजा शोधक लियू और उसके पीछे के शक्तिशाली लोग जू क्यू की हरकत से दंग रह गए। वे भयानक हत्या के इरादे से जू क्यू पर हमला करने वाले थे। साले, क्या तू उसे मेरे सामने मार डालेगा? अचानक एक मधुर आवाज गूंजी, जैसे 9 स्वर्गों से दिव्य गड़गड़ाहट उतरी हो। धमाका! तभी मो जुनचैन से शक्तिशाली दबाव निकला और सभी चौंक गए। तुरंत राजा रिफाइनर लियू दंग रह गए। उनके पीछे स्वर्गीय दिव्य मंच पर मौजूद शक्तिशाली लोग भी अविश्वास से अचंभित थे। स्वर्णिम दिव्य मंच का शिखर, ये कैसे हो सकता है? जुवानई दिव्य क्षेत्र में उस जुवानई अमर के अलावा कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। राजा रिफाइनर लियू, संप्रदाय के नेता मो के सामने खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घुटने टेको। इस समय 3 राजा रिफाइनरों में से एक बाहर आया और राजा रिफाइनर लियू और उसके अधीनस्थों पर चिल्लाया। राजा रिफाइनर लियू और उसके अधीनस्थ फिर से स्तब्ध रह गए। संप्रदाय के नेता मो, मुझे याद है कि उपकरण शोधन संप्रदाय के नेता का पारिवारिक नाम मो नहीं है। रुको, नहीं। संप्रदाय के नेता मो, उसका चेहरा जाना पहचाना है। वो जरूर वो शक्तिशाली साधक मो जुनचेन होगा। धमाका! इस समय राजा रिफाइनर लियू और उसके अधीनस्थों के मन में एक विस्फोट हुआ। अंत में उन्हें याद आया कि मो जुनचैन कौन था। मो जुनचैन उपकरण शोधन संप्रदाय के इतिहास में सबसे प्रभावशाली संप्रदाय नेता था। वह कई हजार साल पहले बिना किसी कारण के गायब हो गया था। अब वो उनके सामने खड़ा था। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार ये संप्रदाय नेता इस संप्रदाय के इतिहास में सबसे ईमानदार और मुखर संप्रदाय नेताओं में से एक था। फ्लॉप! एकाएक उपकरण शोधन संप्रदाय के स्वर्गीय दिव्य मंच पर स्थित शक्तिशाली लोग घुटनों के बल बैठ गए। राजा शोधक लियू भी घुटनों के बल बैठ गया, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसे पता था कि वह बर्बाद हो चुका है। इस समय उसका सारा क्रोध चला गया था। हो सकता है कि दूसरे लोग मो जुनचैन को न जानते हो, लेकिन वह इस नाम को बहुत अच्छी तरह से जानता था। यहाँ तक कि उसका चचेरा भाई, वर्तमान उप संप्रदाय नेता, मो जुनचैन की तुलना में कुछ भी नहीं था। संक्षेप में, राजा शोधक लियू का जीवन आज समाप्त हो जाएगा। हे, आप उपकरण शोधन संप्रदाय के वाकई शानदार प्रशिक्षु हैं। मैं सिर्फ कुछ हजार साल के लिए ही यहाँ से गया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उपकरण शोधन संप्रदाय आपके कारण पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, बढ़िया। इस समय मो जुनचैन ने राजा शोधक लियू को घूरते हुए गुस्से से कहा। अगर जू क्यू ने उसे नहीं बचाया होता तो उसे ये दृश्य देखने का मौका नहीं मिलता। उपकरण शोधन संप्रदाय इतना दुष्ट था कि यह बिल्कुल उन राक्षसी संप्रदायों जैसा था। नहीं, ये राक्षसी संप्रदायों से भी ज्यादा दुष्ट था। एक ठंडी रात में तुम्हारे बारे में मेरे विचार एक नदी की तरह थे। वसंत में मुझे पोषण देने के लिए इसे कीचड़ में बदल दिया गया था। जू क्यू उपकरण शोधन संप्रदाय के द्वार में चला गया और उसने ठंड का गीत गुनगुनाया। फैंग लानवू, किन सानली और लैन शिन्यू ने जू क्यू का बारीकी से पीछा किया। डुआन जियोडे और बटफेस, जिन्होंने ये देखने की योजना बनाई थी कि राजा शोधक लियू और उनके अधीनस्थों को कैसे मारा गया था, उन्हें कुछ एहसास हुआ जब उन्होंने जू क्यू को उपकरण शोधन संप्रदाय के द्वार में चलते देखा। फिर वे भी जू क्यू का पीछा करते हुए गेट में भाग गए और चिल्लाए, पवित्र शटर। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 1243। बस नीचे आओ। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो। संपादक न्योइबो स्टूडियो। उपकरण शोधन संप्रदाय के गेट के बाहर भयानक हत्या के इरादे ने क्षेत्र में सभी को घुटन में डाल दिया। मो जुनचैन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके चला गया। गेट के सामने का क्षेत्र मोटे तौर पर बिंदीदार चाकुओं और तलवारों की छाया से ढका हुआ था। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था कि क्या हुआ था। जब वे छायाएं गायब हो गईं, तो राजा रिफाइनर लियू और उसके अधीनस्थ पहले ही गायब हो चुके थे। उनका खून धीरे धीरे जमीन पर बह रहा था। 3 राजा परिशोधक और उपकरण परिशोधन संप्रदाय के दर्जनों अन्य साधक डर से कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। वे जानते थे कि मो जुनचैन शक्तिशाली है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। उनमें से किसी ने भी मो जुनचैन के हमले की हरकत नहीं देखी। हालांकि राजा परिशोधक लियू, जो स्वर्णिम आकाशीय अवस्था के मध्यम चरण में था, इतने शांत तरीके से मारा गया। क्या लगभग उसी समय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो उपकरण शोधन संप्रदाय के आंतरिक हॉल में अपने पैरों को पार करके एक फ्यूटन पर बैठा हुआ साधना कर रहा था, उसने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से मुख्य द्वार की ओर देखा। ये परिचित आभा, क्या इसका मतलब है कि वह वापस आ गया है?
मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति थोड़ा कांप गया और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। वूश एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय एक व्यक्ति दौड़कर आया और एक घुटने पर बैठकर चिल्लाया, रिपोर्ट उप संप्रदाय नेता प्रशिक्षु जो टॉवर की रखवाली कर रहा है, उसने पाया कि कुछ प्रशिक्षु विद्रोही हैं। राजा रिफाइनर लियू और कई उपयाजकों को मार दिया गया है। क्या हमें मारक मंत्र एरे को सक्रिय करना चाहिए? मारने का मंत्र एरे। अधेड़ उम्र के आदमी ने कड़वी और जटिल मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। फिर उसने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, अगर मुझे सही से याद है तो यह एरे उसी ने बनाया था। अब वो वापस आ गया है। फिर अधेड़ उम्र के आदमी ने गहरी सांस ली। उसके दर्जनों काले बाल तुरंत सफेद हो गए। अंत में वो उठ खड़ा हुआ और अपने लबादे को ठीक किया। फिर वो मुख्य द्वार की ओर चला गया। उसने यह नहीं बताया कि राजा रिफाइनर लियू की हत्या कर दी गई है। सूचना देने वाला अभी भी उलझन में जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसी समय उपकरण शोधन संप्रदाय के खजाने में कई आकृतियां संतुष्ट मुस्कान के साथ बाहर निकली। वे जू क्यू और उसके साथी थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उपकरण शोधन संप्रदाय इतना अमीर होगा। यह इतना लाभदायक है, जू क्यू ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। जाहिर है उसे आज उपकरण शोधन संप्रदाय से बड़ी रकम मिली थी। किन सानली ने झिझकते हुए कहा, गुट नेता, क्या ये उचित है? अगर गार्जियन मो को पता चल गया कि हमने ये किया है तो मुझे डर है कि वह। क्या आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? हम गरीबों की सहायता के लिए अमीरों को लूट रहे हैं? हम विश्व शांति के लिए लड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जब गार्जियन मो को ये पता चलेगा तो वह काफी खुश होंगे। बेशक हमें उन्हें इस बारे में तब तक सूचित करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि यह आवश्यक न हो। आखिरकार विस्फोटक स्वर्ग गुट के सदस्य मान्यता की मांग किए बिना अच्छे काम करते हैं, जू क्यू ने गंभीरता से कहा। किन सानली के होंठ फड़क उठे। क्या यही कारण है कि आप उपकरण शोधन संप्रदाय के खजाने को खंगाल रहे हैं? लैन शिन्यू और फैंग लैनवो पूरी तरह से भ्रमित थे। जब उन्होंने जू क्यू की शांत अभिव्यक्ति देखी तो वे चुपके से उसकी प्रशंसा करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अरे छोटे बदमाश, तुम मुझे अपनी लूट का आधा हिस्सा देने के लिए सहमत हो गए, बटफेस ने गंभीरता से कहा और उसने जू क्यू की पतलून की टांग को काट लिया। डुआन जियोडे ने अपनी आंखें चौड़ी की। क्यों? मैं भी एक हिस्से का हकदार हूं। लूट को 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए। नहीं, तुम एक कुत्ते हो, इंसान नहीं। इसलिए मुझे छोटे बदमाश के साथ 50-50 पर जाना चाहिए। भाड़ में जाओ डुआन जियोडे, तुम मेरे अधिकार को चुनौती दे रहे हो। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। बटफेस ने जू क्यू की पतलून की टांग छोड़ी और तुरंत डुआन जियोडे की ओर दौड़ा। फिर एक आदमी और एक कुत्ते ने हाथापाई शुरू कर दी, एक दूसरे पर मुक्का और लात घूंसे बरसाए। ये दृश्य जू क्यू को बहुत परिचित था, इसलिए उसने उन्हें सीधे अनदेखा कर दिया। वो फैंग लानवू की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस फैंग, शायद हमारा यहाँ मिलना तय था। हमने यहाँ अपने लगभग सभी मुद्दे सुलझा लिए हैं। बाद में मैं मिस्टर किन से आपको झेन्युआन दिव्य क्षेत्र में वापस भेजने के लिए कहूंगा। भविष्य में जब भी आपको या आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कोई परेशानी हो तो आप मदद के लिए मिस्टर किन के पास जा सकते हैं। फैंग लानवो कुछ कहने ही वाली थी। जू क्यू ने हाथ हिलाकर उसे बीच में रोका। कोई बात नहीं, सच कहूं तो मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूं कि आपने और आपकी नौकरानी ने उस समय मुझे बचाया, नहीं तो मैं मारा गया होता। फिर जू क्यू किन सानली की ओर मुड़ा। किन, कृपया भविष्य में मिस फैंग और उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ख्याल रखना। अगर आपको यहाँ कोई और काम नहीं है तो आप उन्हें अभी वापस ले जा सकते हैं। मैं भी यहाँ से तब जाऊंगा जब गार्जियन मो उपकरण शोधन संप्रदाय के साथ अपना काम पूरा कर लेगा। ठीक है। किन सानली ने अपना सिर हिलाया। उसे लिटियन अकादमी से एक संदेश मिला था। बाकी 4 दिव्य लोगों की खोज की जा चुकी थी, लेकिन जिन लोगों को शू क्यू ढूंढना चाहता था वे अभी तक नहीं मिले थे। उसने ये संदेश शू क्यू को दे दिया था, इसलिए शू क्यू स्वर्ग महाद्वीप के लिए रवाना होने वाला था। स्वर्ग महाद्वीप एक अच्छी जगह थी, लेकिन ये किन सानली जैसे लोगों के लिए उपयुक्त नहीं था। कुछ चरण केवल वास्तविक शक्तिशाली लोगों के होते हैं, जिनके पास आत्मज्ञान नहीं है। वे वहां केवल महत्वहीन होंगे। तो किन, मिस फैंग, मिस लैन, अलविदा। जू क्यू ने उन्हें एक स्पेस ब्रेकिंग स्पेल दिया और अलविदा कहा। जुवानई सेलेस्टियल दायरे में एक शून्य इंटरफेस बिंदु था, जिसका मतलब था कि एक शून्य इंटरफेस स्पेल को बचाया जा सकता था। लैन शिन्युए भी जेन्युआन दिव्य क्षेत्र में वापस जाना चाहती थी। जब जू क्यू ने बाकी 4 दिव्य क्षेत्रों में जियांग होंग्यान की खोज करने के लिए लोगों को भेजा तो उसने उन्हें लैन हेतु की खोज करने के लिए भी कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लैन हेतु मिल जाएगा, लेकिन वह मिल गया और उसे वापस जेन्युआन दिव्य क्षेत्र में ले जाया गया।
लैन शेन्युए केवल अपने छोटे भाई के साथ फिर से मिलना चाहती थी और स्वर्ग महाद्वीप नहीं जाना चाहती थी। उसके लिए पृथ्वी महाद्वीप काफी खतरनाक था, लेकिन उसके और लैन हेतु के लिए काफी उपयुक्त था। मेरे साथी साधक, कृपया ध्यान रखें, भविष्य में जब भी हमें मौका मिलेगा, हेतु और मैं आपकी दयालुता का बदला चुकाएंगे। लैन शेन्युए जूक्यू के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती थी। जूक्यू की मदद के बिना वे खोए हुए शहर में मारे गए होते। पृथ्वी महाद्वीप पर पहुंचने की तो बात ही छोड़िए, जो कि जुआनहुआंग महाद्वीप की तुलना में साधना के लिए एक बेहतर जगह थी। यह जरूरी नहीं होगा। जब हमें मौका मिले तो हमें जीवन के दर्शन के बारे में बात करनी चाहिए, शू क्यू ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपने हाथ हिलाए और उपकरण शोधन संप्रदाय के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। फैंग लानवू का दिल जटिल भावनाओं से भर गया जब उसने पीछे से शू क्यू को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पहाड़ों में उसके द्वारा बचाया गया ये बेशर्म युवक इतने कम समय में इतना शक्तिशाली हो जाएगा। अब शक्तिशाली मो जुनचैन भी विस्फोटक स्वर्ग गुट का संरक्षक बन गया था। पृथ्वी महाद्वीप के 6 दिव्य लोकों में लगभग कोई भी शू क्यू से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। मुझे लगता है यही अंतर है एक जीनियस और हमारे बीच, फैंग लानवू ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया। नहीं, यह नायक का प्रभामंडल होना चाहिए। बट फेस, जो डुआन जियोडे के सिर पर बैठा था, ने सोच समझकर सुधार किया। बट फेस, नीचे आ जाओ। और हीरो का प्रभामंडल क्या होता है? डुआन जियोडे ने जूक्यू से पूछा, जब वह बटफेस को अपने सिर से हटाने की कोशिश कर रहा था। बटफेस ने तिरस्कारपूर्वक डुआन जियोडे के बाल पकड़ते हुए कहा, बेवकूफ, तुम्हें हीरो के प्रभामंडल के बारे में नहीं पता। इसका मतलब है कि तुमने पहले कभी जापानी कार्टून नहीं देखे हैं। जब मैं धरती पर था तो मैंने ऐसी बहुत सी चीजें देखी थीं। पृथ्वी पर अपने अनुभवों के बारे में शेखी बघारना बंद करो। मैंने बहुत कुछ सुन लिया है। बस नीचे आ जाओ, नहीं तो मैं अपने अनोखे कौशल से तुम पर हमला कर दूंगा। इसके अलावा तुम उसे स्वर्ग महाद्वीप में सच्चाई के बारे में कब बताओगे? अरे सच? कौन सा सच? चलो उसे बेवकूफ बनाते हैं कि वह पहले उस जगह जाए, नहीं तो सिर्फ हम दोनों की पिटाई होगी। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। पुराने दोस्त होने के नाते भले ही हम एक दूसरे की किस्मत न बांट सके, लेकिन कम से कम हम अपनी परेशानियां तो बांट ही सकते हैं। तुमने जो कहा वो बिल्कुल उचित है, लेकिन अगर तुम पिटना नहीं चाहते तो तुम उस आदमी को स्वर्ग महाद्वीप में जाने के लिए मूर्ख क्यों बनाना चाहते हो? हम कई सालों तक पृथ्वी महाद्वीप पर आराम करने के बाद और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। पफ, डुआन जियोडे, तुम कितने काया हो। मैं निश्चित रूप से स्वर्ग महाद्वीप वापस जाऊंगा और उन घमंडी कमीनों को दंडित करूंगा। अन्यथा मैं भविष्य में निकटवर्ती आकाशीय दुनिया में अपना पैर नहीं जमा पाऊंगा। इसके अलावा उन कमीनों को उस छोटे से बदमाश ने पागल कर दिया होगा। हा हा हा, सरपट सरपट। हे भगवान, बटफेस, तुम नीचे आओ। एड्स बाय पप फ्यूचर। अध्याय 1244, स्वर्ग महाद्वीप बदलने वाला है। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। उपकरण शोधन संप्रदाय से बाहर निकलते हुए जूक्यू गेट के बाहर शांति महसूस कर सकता था। भयानक हत्या का इरादा, घृणित रक्तगंध और क्रोध गायब हो गया था। जाहिर है सभी मुद्दे हल हो गए थे। जब वे उपकरण शोधन संप्रदाय को लूट रहे थे, मो जुनचैन अपने संप्रदाय के बुरे लोगों से छुटकारा पा रहा था। हालांकि जब जूक्यू गेट से बाहर निकला तो उसने एक और शक्तिशाली व्यक्ति को देखा जो अभी अभी स्वर्णिम आकाशीय मंच के शिखर पर पहुंचा था। वो मो जुनचैन जैसे कई हजार साल पहले स्वर्णिम आकाशीय मंच के शिखर पर पहुंचे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने कुछ नहीं कर सकता था। अब यह आदमी चुपचाप मो जुनचैन के सामने घुटने टेक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी मौत का इंतजार कर रहा था और खुद का बचाव नहीं करना चाहता था। एड्स बाय पप फ्यूचर, क्या ये जरूरी है? हालांकि उनके बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन यह आदमी निश्चित रूप से भागने में सक्षम है। जूक्यू भ्रमित था क्योंकि उसने अपना जबड़ा छुआ था। यह मध्यम आयु वर्ग का आदमी मो जुनचैन से कमजोर था। हालांकि वो किंग रिफाइनर लियू से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जो अभी गोल्डन सेलेस्टियल स्टेज के शुरुआती चरण में था। इसलिए उसके पास अपनी जान बचाने के लिए भागने की क्षमता थी। यह आदमी मो जुनचैन के सामने घुटने टेककर अपनी मौत का इंतजार क्यों कर रहा था? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कि मैं उपकरण शोधन संप्रदाय के उद्देश्य का बहुत सम्मान करता हूं। तुम्हें पता है कि मैं उपकरण शोधन संप्रदाय को धन और विशेषाधिकार के लिए लड़ने की अनुमति नहीं देता। तुमने ऐसा क्यों किया? मो जुनचैन ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ठंडे अंदाज में देखते हुए पूछा। जूक्यू ने भौहें सिकोड़ी। जाहिर है मो जुनचैन इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जानता था। मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि यह एक अनूठा चलन था। बिना किसी घबराहट के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दृढ़ता से उत्तर दिया। हालांकि
ऐसा कहते समय उसने अपना सिर नीचे कर लिया और मो जुनचेन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। ये रुख डर का नतीजा नहीं था, बल्कि एक वरिष्ठ के सामने एक जूनियर की श्रद्धा का नतीजा था। एक अनूठा चलन। मो जुनचेन उस आदमी के जवाब से थोड़ा हैरान रह गया। वो कई हजार सालों से नर्क के राज्य के भगवान में फंसा हुआ था। इस दुनिया में बहुत सी चीजें बदल गई थी। अगर दुनिया के चलन की वजह से उसके संप्रदाय को बदलना पड़ा, तो वो इस अधेड़ उम्र के आदमी को दोष नहीं दे सकता था। ठीक है, एक अनूठा चलन। निकटवर्ती आकाशीयों की दुनिया पूरी तरह बदल गई है। स्वर्ग महाद्वीप शानदार है। पृथ्वी महाद्वीप और जुवानहुआंग महाद्वीप को छोड़ दिया जाएगा, जो मेरे लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है, क्योंकि ये दोनों महाद्वीप स्वर्ग महाद्वीप का अभिन्न अंग हुआ करते थे। मुझे कुछ बदलाव करने की जरूरत थी, या हम हमेशा के लिए आगे बढ़ना बंद कर देंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया। क्या हो मिन को पता है कि तुम क्या कर रहे हो? मो जुनचेन ने सीधे पूछा। अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा कांप उठा और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान की एक किरण उभर आई। फिर उसने मो जुनचेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इतने साल बीत गए, आपके प्रशिक्षु की तुलना में मैं अभी भी भरोसेमंद नहीं हूं, है ना? मैं आपका पोता हूं, दादा। हे भगवान! जू क्यू, जो उनसे बहुत दूर नहीं था, ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए खुद से चिल्लाया। पता चला कि यह अधेड़ उम्र का आदमी मो जुनचेन का पोता था। मो जुनचेन भी अधेड़ उम्र के आदमी जैसा दिखता था। ये काफी अजीब था जब एक अधेड़ उम्र का आदमी दूसरे अधेड़ उम्र के आदमी को दादा कहता था। हालांकि ये कल्टीवेटर्स की दुनिया में काफी आम था। अरे गाजेन मो, तुम अपने पोते को डांट रहे हो, है ना? जू क्यू ने आगे बढ़कर सोच समझकर कहा। मो जुनचेन ने आह भरी और अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह एक पोता है जिसे मैं पहचान नहीं पाया। हमारे बीच के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो उपकरण शोधन संप्रदाय का उप संप्रदाय नेता बन जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कृपया मुझे अपनी कहानी बताओ। जू क्यू ने हाथ से आमंत्रण का इशारा किया। मैं वास्तव में इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। शायद मैं उन वर्षों में अपनी बेटी के साथ बहुत सख्त था। हालांकि मुझे हमारे संप्रदाय के नियमों का पालन करना था, अन्यथा मैं अपने पूर्वजों और वरिष्ठों का सामना कैसे कर सकता था? मो जुनचेन ने सोच समझकर अपना सिर हिलाते हुए कहा। जू क्यू मुस्कुराया और विस्तृत जानकारी नहीं मांगी। उसने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई कहानी है? दरअसल मुझे उस अनूठे चलन में काफी दिलचस्पी है जिसका तुमने अभी जिक्र किया है। अधेड़ उम्र के आदमी ने जू क्यू की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा, मानो जू क्यू जैसा आदमी उससे बात करने के योग्य ही नहीं था। टकराना। अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। अधेड़ उम्र के आदमी ने अविश्वास में अपना चेहरा ढकते हुए जू क्यू को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि तथाकथित विस्फोटक स्वर्ग गुट का ये नेता, जो उसके सामने चींटी की तरह था, सार्वजनिक रूप से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की हिम्मत करेगा। तुम क्या देख रहे हो? तुम खुश नहीं हो, है ना? तुम्हारे दादा मेरे अधीनस्थ और सहकर्मी हैं। मेरे गृहनगर में परंपरा के अनुसार तुम्हें मुझे दादाजी जू कहना चाहिए। जू क्यू ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर चिल्लाया। अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्तब्ध था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके दादा एक्सप्लोडिंग हेवंस गुट में शामिल हो गए थे। अन्यथा वो जू क्यू का इस तरह से अपमान नहीं करता। हालांकि मो जुनचेन की चुप्पी ने उसे सब कुछ बता दिया। अधेड़ उम्र का व्यक्ति शर्मिंदगी से अपने होठों को हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके ईमानदार और मुखर दादा एक्सप्लोडिंग हेवंस गुट में शामिल होंगे और उस युवक को ह्यूमन सेलेस्टियल स्टेज गुट का नेता कहेंगे। उसके लिए इस तथ्य को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। झांग सुई, गुट नेता आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। बस हमें बताएं कि क्या हुआ। इस समय मो जुनचेन का चेहरा नर्म पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस पोते को स्वीकार कर लिया है। झांग सुई ने भी राहत की सांस ली और गंभीरता से कहा, आपने हुओ मिंग को बताए बिना यह नहीं पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। धन्यवाद। आखिरकार मुझे आपका मुझ पर भरोसा महसूस हुआ। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जू क्यू ने देखा कि झांग सुई की मुस्कान उसके दिल की गहराई से थी, जैसे कि वह एक छोटा बच्चा था जिसे बड़ों ने सराहा था। आस्क आस्क आस्क, बस इतना ही काफी है। बस मेरे सवाल का जवाब दो। शू क्यू ने अधीरता से आग्रह किया। दरअसल वह झांग सुई की प्रतिक्रिया समझ सकता था। झांग सुई और मो जुनचेन के बीच हुई बातचीत के अनुसार जू क्यू जानता था कि झांग सुई मो जुनचेन की बेटी का बेटा था, जिसकी शादी उपकरण शोधन संप्रदाय द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी। झांग सुई की तो बात ही छोड़िए, जो उस शादी का परिणाम था। इसलिए मो जुनचेन झांग सुई को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और यहां तक कि उसे पहचानना भी नहीं चाहता था। जाहिर है यह एक छोटे बच्चे के लिए एक बड़ी मार थी। आखिरकार बच्चे मासूम होते हैं। हालांकि
जू क्यू को मो जुनचेन के परिवार की कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसका व्यवसाय सर्वोच्च प्राथमिकता पर था। इस समय झांग सुई ने शू क्यू के प्रति अपना रवैया बदल दिया और अब उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि शू क्यू ने उसके साथ अभी क्या किया। उसका मानना था कि उसके दादा के रवैये में बदलाव शू क्यू की उपस्थिति के कारण हुआ था। वास्तव में किसी ने भी नहीं सोचा था कि शू क्यू का थप्पड़ कोई गंभीर बात थी। आखिरकार मो जुनचेन एक्सप्लोडिंग हेवंस गुट में शामिल हो गया था, इसलिए शू क्यू उपकरण शोधन संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता को थप्पड़ मारने के लिए योग्य था। वास्तव में हुओ मिंग जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं क्योंकि हम दोनों ही उपकरण शोधन संप्रदाय के प्रभाव को 6 दिव्य लोकों में सभी बड़े संप्रदायों तक फैलाने के बारे में सहमत हैं। झांग सुई ने कहा, उपकरण शोधन संप्रदाय के वर्तमान नेता और मो जुनचेन के प्रशिक्षु के रूप में हुओ मिंग ने मो जुनचेन का विश्वास जीत लिया था और उपकरण शोधन संप्रदाय पर शासन करने में मो जुनचेन की रणनीतियों का पालन करेगा। हालांकि उसने झांग सुई के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद उपकरण शोधन संप्रदाय की ताकत बढ़ाने और 6 दिव्य लोकों में सभी संप्रदायों को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। जाहिर है किसी चीज ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तुम ऐसा क्यों करोगे? मो जुनचेन ने इस बार पूछा। ये दूसरी बार था जब उसने ये सवाल पूछा था। हालांकि अब वो पहले जैसा कठोर नहीं था। यह कोई पूछताछ नहीं बल्कि एक शांत पूछताछ थी। झांग सुई ने आसमान की ओर देखा और गंभीरता से कहा, स्वर्ग महाद्वीप जल्द ही बदलने वाला है। यदि पृथ्वी महाद्वीप स्वर्ग महाद्वीप के बड़े जहाज पर चढ़ने में विफल रहता है तो हम परित्यक्त हो जाएंगे और हमेशा के लिए प्रगति करना बंद कर देंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 1245। डकैती अनुवादक न्योइबो स्टूडियो संपादक न्योइबो स्टूडियो। क्या स्वर्ग महाद्वीप बदलने वाला है? अगर पृथ्वी महाद्वीप स्वर्ग महाद्वीप के बड़े जहाज पर चढ़ने में विफल रहता है। रुको, क्या स्वर्ग महाद्वीप एक बड़ा जहाज है? जू क्यू ने झांग सुई के शब्दों से कुछ कीवर्ड निकाले। फिर उसने अपनी आंखें खोली। शायद स्वर्ग महाद्वीप एक बड़ा जहाज नहीं था, ये सिर्फ एक रूपक था जिसका अर्थ है, उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति सफल होने वाला होता है तो वो उन लोगों के लिए एक बड़ा जहाज बन जाता है जो अपनी कोट की पूंछ को लटकाए रखना चाहते हैं। जल्द ही, इससे पहले कि जू क्यू और मो जुनचेन को और सवाल पूछने का समय मिलता, झांग सुई ने आगे कहा, लगभग 600 साल पहले मुझे एक संदेश मिला। स्वर्ग महाद्वीप पर एक बूढ़े व्यक्ति ने पाया था कि रात में तारों को देखकर प्रगति करना संभव है, इसलिए वो कई शक्तिशाली लोगों के साथ महाद्वीप से चला गया। हालांकि जब वे 100 साल बाद लौटे तो उन्होंने अपने साधना चरणों में कोई प्रगति नहीं की थी। वास्तव में उनके साधना चरण उनके जाने से पहले की तुलना में और भी कम थे। किसी ने कहा कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। क्या उन्हें स्वर्ग महाद्वीप से ऊपर उठने का कोई रास्ता मिल गया? मो जुनचेन ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उनके हाथ उत्साह से कांपने लगे। जू क्यू चुप रहा। झांग सुई के शब्दों से उसने अनुमान लगाया कि स्वर्ग महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली पावर हाउस ने एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जो स्वर्ग महाद्वीप से भी अधिक शक्तिशाली थी। फिर वे उस स्थान के लिए रवाना हुए, लेकिन वहां घायल हो गए। हार स्वीकार करते हुए वे 100 साल बाद स्वर्ग महाद्वीप में लौट आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ठीक है। झांग सुई ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, मुझे ये संदेश चौथी पीढ़ी के संप्रदाय के नेता से मिला जिन्होंने भी उस अभियान में भाग लिया था। क्या चौथी पीढ़ी के नेता ने हमसे संपर्क किया? लेकिन उनके ताऊ मो जुनचेन खुद को रोक नहीं पाए और जोर से चिल्ला पड़े। जाहिर है वो पूरी तरह से चौंक गए थे। झांग सुई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं भी काफी उत्सुक था क्योंकि चौथी पीढ़ी का नेता निर्दयता के ताऊ की खेती कर रहा है। उसे पृथ्वी महाद्वीप के साथ सभी संबंध तोड़ने होंगे और अपने कर्म का समाधान करना होगा। अब उसने ये संदेश भेजकर हमारे साथ कर्म बनाने का विकल्प चुना है जो उसके ताऊ में खामियां ला सकता है। उनके चरित्र के अनुसार ये लगभग असंभव है, मो जुनचेन ने कहा। निर्दयता के ताऊ की साधना करने वाले लोग हमेशा स्वार्थी होते थे। वे अपने से जुड़े सभी कर्मों से छुटकारा पाकर सभी संबंध तोड़ देते थे और यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी लोगों को भी मार देते थे। वो उपकरण शोधन संप्रदाय के लिए अवसर तलाशकर अपने ताऊ में खामियां कैसे ला सकता था जिससे वह पहले जुड़ा हुआ था? नहीं दादाजी, आप गलत हैं। उसने यह अपने लिए किया। झांग सुई की आंखों में ठंडक की एक किरण दिखाई दी। फिर उसने गंभीरता से कहा, उसने मुझे स्वर्ग महाद्वीप के बाहर उस जगह के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने मुझे बस इतना बताया कि स्वर्ग महाद्वीप उदात्त होने वाला है। अगर हम पृथ्वी महाद्वीप को नियंत्रित कर सकते हैं और इसे स्वर्ग महाद्वीप में वापस ला सकते हैं तो स्वर्ग महाद्वीप के साथ जो कुछ भी होगा उससे हमें भी लाभ होगा। उसके बाद उसने मुझे ये संदेश बताने का कारण भी बताया। वो इस अवसर का लाभ उठाने के बाद हम में से कुछ को मारने की योजना बना रहा है।
ताकि वो एक उच्च क्षेत्र तक पहुंच सके। हालांकि वो सहमत था कि वह हमारे वंशजों को नहीं मारेगा, जिनका जीवन पृथ्वी महाद्वीप में रहने से कहीं बेहतर होगा जैसा कि अभी है। यह एक लेन देन है। इस समय शू क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग सुई ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, यह एक लेन देन है। हम हमेशा के लिए त्याग दिए जाने का विकल्प चुन सकते हैं, या हम पृथ्वी महाद्वीप को स्वर्ग महाद्वीप में वापस लाने का विकल्प चुन सकते हैं। फिर संप्रदाय के नेता और मैं उसे उच्च क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसकी बलि बन जाएंगे। इस बीच हमारे वंशज भविष्य में और अधिक प्रगति का एहसास करेंगे। क्या ये वास्तव में आवश्यक है? शू क्यू ने अपना सिर हिलाया। हालांकि साधक केवल पृथ्वी महाद्वीप पर स्वर्णिम आकाशीय मंच के शिखर तक ही पहुंच सकते थे, लेकिन यह अधिकांश लोगों के लिए एक अप्राप्य लक्ष्य था। भले ही झांग सुई अपने जीवन काल में उस क्षेत्र तक पहुंच सकता था, लेकिन वह यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि उसके वंशज भी उस क्षेत्र तक पहुंच सके। तो उसने अपने वंशजों के लिए खुद को बलिदान करने का विकल्प क्यों चुना? यह जरूरी है, झांग सुई ने गंभीरता से उत्तर दिया। हम स्वर्ग महाद्वीप में स्वर्णिम आकाशीय मंच के शिखर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, और हम वहां अधिक शक्तिशाली होंगे। हालांकि ये संप्रदाय के नेता और मेरे द्वारा यह निर्णय लेने का कारण नहीं है। वास्तविक कारण यह है कि पृथ्वी महाद्वीप को छोड़ा जाने वाला है। जू क्यू, जिसने यह अनुमान लगाया कि यह मुख्य कारक हो सकता है, ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी महाद्वीप और जुवानहुआन महाद्वीप वीरान हो जाएंगे और शायद खोए हुए शहर से भी बदतर हो जाएं। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। इन दो महाद्वीपों पर कोई भी साधक नहीं जा पाएगा, झांग सुई ने कहा, और उसने अपनी मुठियां भींच ली। ऐसा लग रहा था कि वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकता था और इसके खिलाफ लड़ने के लिए दृढ़ था। ये समझ में आता था। वह स्वर्णिम आकाशीय अवस्था तक पहुंच गया था और विशाल पृथ्वी महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली साधकों में से एक बन गया था। अब उसने पाया कि वह अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता, जो कि काफी दयनीय था। स्वर्ग और पृथ्वी निर्दयी है। वे सृष्टि के साथ बलि के समान व्यवहार करते हैं। मो जुनचैन ने सिर हिलाते हुए आह भरी। रुको, अगर यह सच है, तो आप उन संप्रदायों को ये संदेश देने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? शू क्यू ने पूछा। क्योंकि उपकरण शोधन संप्रदाय जो कर रहा था वो एक अनावश्यक कदम लग रहा था, क्योंकि यह एक बड़े अवसर से भी जुड़ा है। झांग सुई ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा। उसने शू क्यू को दुखी भाव से देखते हुए कहा, एक बार जब हम अधिकांश संप्रदायों पर नियंत्रण कर लेंगे और पृथ्वी महाद्वीप को स्वर्ग महाद्वीप में वापस ले आएंगे, तो हमें सबसे अधिक किस्मत मिलेगी। भले ही हम अभी भी उसके द्वारा मारे जाएंगे, लेकिन किस्मत हमारे वंशजों की होगी। क्या यह वाकई इतना रहस्यमय है? शू क्यू ने संदेह से पूछा। उन संप्रदायों को नियंत्रित करके उन्हें और अधिक किस्मत कैसे मिल सकती थी? क्या यह वाकई पूर्व निर्धारित था? क्या यह बिल्कुल सामान्य बात नहीं है? झांग सुई ने शू क्यू को हैरानी से देखा, मानो उसे विश्वास ही न हो कि शू क्यू इस पर सवाल उठा सकता है। मो जुनचैन ने भी शू क्यू को आश्चर्य से देखा। आखिरकार किस्मत हमेशा कर्म पर ही आधारित होती है, और किस्मत को केवल कर्म के माध्यम से ही छीना जा सकता है। हालांकि ये शू क्यू के लिए बिल्कुल अकल्पनीय था, जिसने पहले केवल लोगों को मारकर ही उन्नति की थी। उसका कुल साधना समय बस कुछ दशक ही था। झांग सुई और मो जुनचैन की तुलना में, जो दसियों हजार वर्षों से रह रहे थे, शू क्यू सिर्फ एक नौसिखिया था, या यहाँ तक कि साधना में एक बाहरी व्यक्ति भी था। अरे, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। किस्मत से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना मुझे पहले कभी नहीं करना पड़ा। वैसे भी किस्मत मेरे लिए काफी आसान है। जू क्यू ने मुस्कुराते हुए अपनी नाक को शर्म से छुआ। किस्मत, जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, मैं लकी ऑरा को सक्रिय करके प्राप्त कर सकता हूँ। ये पूरी तरह से तुलनीय है। छोटे बच्चे, हम यहाँ हैं। हम स्वर्ग महाद्वीप कब जाएंगे? इस समय बटफेस, जो डुआन जियूडे के सिर पर सवार था, उपकरण शोधन संप्रदाय के द्वार से अंदर भागा। डुआन जियूडे आगे की ओर दौड़ रहा था, बटफेस को अपने सिर से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, जो काफी मजेदार था। जू क्यू ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वह झांग सुई की ओर मुड़ा और पूछा, क्या तुम्हारी चौथी पीढ़ी के नेता ने तुम्हें बताया कि हमारे पास कितना समय बचा है? 600 साल पहले जब उन्होंने मुझे इस मुद्दे के बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा था कि स्वर्ग महाद्वीप के पास केवल 1000 साल बचे हैं। तो हमारे पास 400 साल बचे हैं, झांग सुई ने जवाब दिया। जू क्यू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब आपको अपने संप्रदाय के नेता से यहां आने और यह घोषणा करने के लिए कहना चाहिए कि उपकरण शोधन संप्रदाय विस्फोटक स्वर्ग गुट में शामिल हो गया है। फिर आपको बाकी संप्रदायों को नियंत्रित करना जारी रखना चाहिए। मैं यहां नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं स्वर्ग महाद्वीप में कुछ परेशानी पैदा करने जा रहा हूं।
मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। झांक सुई मो जुनचेन की ओर मुड़ते ही अपने होठों को हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। जू क्यू का इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। एक बार जब उपकरण शोधन संप्रदाय विस्फोटक स्वर्ग गुट में शामिल हो गया तो अधिकांश किस्मत विस्फोटक स्वर्ग गुट के पास चली जाएगी जब वे भविष्य में पृथ्वी महाद्वीप को स्वर्ग महाद्वीप में वापस लाएंगे। जू क्यू उन्हें एक संदेश दे रहा था जो एक मिलनसार लेकिन निश्चित रूप से धमकी भरे तरीके से था। यह एक डकैती है और मैं तुम्हारी किस्मत लूट लूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 1246 मूर्ख बनाए जाने का एहसास। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो। संपादक न्योइबो स्टूडियो। झांग सुई ने शू क्यू की डाकू जैसी हरकतों को देखने के बाद मो जुनचेन की ओर रुख किया। उसे पता था कि इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। अगर मो जुनचेन को शू क्यू का फैसला ठीक लगता है तो उसे इसे स्वीकार करना ही होगा, चाहे वो कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बेशक ये 100% बुरी बात नहीं थी, क्योंकि कम से कम वे बच तो सकते थे। आखिरकार किस्मत आसानी से हासिल नहीं की जा सकती थी। चौथी पीढ़ी के नेता ने उन्हें सुराग बताया था ताकि उन्हें महान किस्मत की तलाश करने का अवसर मिल सके। काफी हद तक इस किस्मत को चौथी पीढ़ी के नेता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसलिए जिसने सबसे अधिक किस्मत हासिल की वह अंत में चौथी पीढ़ी के नेता के लिए बलिदान हो जाएगा। अगर जू क्यू ने वास्तव में महान किस्मत हासिल की तो उसे चौथी पीढ़ी के नेता द्वारा मार दिया जाएगा। गुट नेता, क्या आप इस निर्णय के बारे में निश्चित हैं? मो जुनचेन, जो इस निर्णय के परिणामों को भी स्पष्ट रूप से समझता था, ने जू क्यू को उत्सुकता से देखते हुए पूछा। बेशक, कुछ हद तक मैं आपके उपकरण शोधन संप्रदाय को बचा रहा हूं। आखिरकार किसी को तो इस मुद्दे के लिए जिम्मेदार होना ही चाहिए। आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास अपने दुर्भाग्य से बचने के लिए मैं हूं। जू क्यू ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। किस्मत को कोई भी मना नहीं करेगा। भले ही जू क्यू के पास भाग्यशाली आभा थी, लेकिन इसका प्रभाव उस महान किस्मत से मुकाबला नहीं कर सकता था जो उसे प्राप्त होगी। आखिरकार किस्मत पृथ्वी महाद्वीप पर अनगिनत साधकों की थी। अगर वो वास्तव में उन्हें प्राप्त कर सकता है तो वह एक देवता भी बन सकता है। जू क्यू को झांग सुई द्वारा बताए गए चौथी पीढ़ी के नेता की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसके पास 400 साल बचे थे। उसे पूरा भरोसा था कि वो 400 साल में उस आदमी को हरा सकता है। वो महान किस्मत प्राप्त करने से पहले उस चौथी पीढ़ी के नेता को गुप्त रूप से मार भी सकता था, जो अधिक सुविधाजनक होगा। क्या तुम्हें यकीन है? झांग सुई ने इस बार मो जुनचेन से यही सवाल पूछा। उसके लिए यह एक बहुविकल्पी विकल्प था। वो खुद को बलिदान करके अपने वंशजों को सफल बना सकता था, या वो अपनी जान बचा सकता था और अपने वंशजों के साथ रह सकता था। अंतिम विश्लेषण में यह महान किस्मत एक गर्म आलू था जो इसे प्राप्त करने वाले को मार सकता था। इसलिए झांग सुई इसे प्राप्त करने के लिए तड़प रहा था। जब जू क्यू ने महान किस्मत प्राप्त करने का फैसला किया तो झांग सुई थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन साथ ही उसे कुछ राहत भी महसूस हुई। सुई बस गुट नेता के आदेशों का पालन करो, मो जुनचेन ने इस समय अपना हाथ हिलाते हुए कहा। झांग सुई थोड़ा कांप उठा और उसकी आंखें नम हो गईं। स्वर्णिम आकाशीय मंच के शिखर पर एक शक्तिशाली साधक के रूप में वह भावुक हो गया, क्योंकि यह पहली बार था जब मो जुनचेन ने उसे सुई कहा था, जो एक वरिष्ठ से कनिष्ठ को एक सौहार्दपूर्ण संकेत था। ये काफी आम बात थी। हालांकि झांग सुई के लिए यह उसके दिल में ताला खोलने वाली चाबी की तरह था। ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट के झांग सुई ने आखिरकार सहमति दे दी। एक तरफ उसे मो जुनचेन के आदेश का पालन करना था, दूसरी तरफ उसने अपने दादाजी के आदेश को छोड़ना चुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मो जुनचेन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। फिर वो सोच समझकर शू क्यू को देखने लगा। उसने देखा था कि कैसे शू क्यू ने उसके शक्तिशाली शरीर को प्राप्त किया था। भले ही उस समय शू क्यू ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, मो जुनचेन का मानना था कि इसका श्रेय अभी भी शू क्यू की किस्मत को दिया जाना चाहिए था। अगर इतना भाग्यशाली व्यक्ति उन महान किस्मत को प्राप्त कर सकता है तो क्या चौथी पीढ़ी का नेता उसे मार सकता है? बढ़िया। क्या आपको यकीन है कि आप अगले 400 सालों तक पृथ्वी महाद्वीप को नियंत्रित कर सकते हैं? जू क्यू ने झांग सुई को देखते हुए पूछा और साथ ही मो जुनचेन की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरा मतलब है कि क्या आप अपने दादाजी की मदद के बिना ऐसा कर सकते हैं? इससे पहले मुझे यकीन नहीं था। चूंकि हम एक्सप्लोरिंग हेवंस गुट में शामिल हो गए हैं, इसलिए 400 साल ठीक रहेंगे, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करोगे। झांग सुई ने मुस्कुराते हुए कहा। जू क्यू और उसके एक्सप्लोरिंग हेवंस गुट ने उसके लिए बहुत परेशानी खड़ी की थी। यह एक अमूर्त कारक था, क्योंकि उन्हें एक्सप्लोरिंग हेवंस गुट की ताकत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अब वे एक्सप्लोरिंग हेवंस गुट में शामिल हो गए थे, जिसका मतलब था कि एक्सप्लोरिंग हेवंस गुट अब उनका दुश्मन नहीं था।
वे अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ सकते थे। हाँ, झांग सुई चौंक गया। क्या स्वर्ग महाद्वीप में विस्फोट करने वाला गुट वाकई शक्तिशाली है? 3000 उपायोजकों और 1 मिलियन से ज्यादा सदस्यों वाले संप्रदाय को स्वर्ग महाद्वीप में कम नहीं आंका जा सकता। तुरंत ही विस्फोट करने वाले स्वर्ग गुट के प्रति उसके विरोधाभास की भावनाएं कम हो गईं। उसके दादाजी विस्फोट करने वाले स्वर्ग गुट में शामिल हो गए थे। उसे विश्वास था कि जू क्यू उसे बेवकूफ नहीं बनाएगा। हे भगवान, वो इतनी जल्दी क्यों जाना चाहता है? मुझे लगता है कि स्वर्ग महाद्वीप के लिए रवाना होने से पहले हम कई दिनों का ब्रेक ले सकते हैं। बटफेस, जिसे डुआन जियोडे के सिर से फेंक दिया गया था, ने जूक्यू की प्रतिक्रिया को देखते हुए हैरानी से पूछा। उसके लिए जूक्यू एक गुस्सैल व्यक्ति नहीं था। आखिरकार झांग सुई ने एक्सप्लोडिंग हेवंस गुट में शामिल होने के लिए अभी अभी सहमति जताई थी और कोई कार्रवाई नहीं की थी। जूक्यू की शैली के अनुसार स्वर्ग महाद्वीप के लिए रवाना होने से पहले झांग सुई द्वारा उसके शब्दों का सम्मान करने के बाद वो सख्त व्यवहार करेगा। जूक्यू इस बार इतनी जल्दी क्यों जाना चाहता था? धमाका। डुआन जियोडे ने बटफेस के सिर पर हाथ मारा और बेरहमी से कहा, मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते कि वो जल्दी में क्यों जाना चाहता है। धिक्कार है। तुम इतने लंबे समय तक मेरे सिर पर बैठने की हिम्मत कैसे करोगे? तुमने मेरी हेयर स्टाइल भी बिगाड़ दी। रुको, ये चिपचिपी चीज क्या है? बटफेस, तुमने मेरे सिर पर थूकने की हिम्मत कैसे की? भाड़ में जाओ। डुआन जियोडे, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा असभ्य हूं, जो हर जगह लार थूकता है? ये हेयर लोशन है, तुम इससे अपने बाल धो सकते हो। ऐसा कहने के बाद बटफेस ने जूक्यू की ओर भागने से पहले डुआन जियोडे की गांठ पर लात मारी। जाहिर है, डुआन जियोडे के शब्दों ने उसे कुछ याद दिलाया। जूक्यू ने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया क्योंकि वह उपकरण शोधन संप्रदाय के खजाने को लूटने के बाद दोषी महसूस कर रहा था। बटफेस ने भी अपने दोषी विवेक के कारण तुरंत भागने की कोशिश की। डुआन जियोडे ने भी भागना शुरू कर दिया और बटफेस की ओर इशारा करके झांग सुई पर चिल्लाया, अपना खजाना घर चेक करो। मैंने पाया कि कुत्ता अभी इसके बाहर घूम रहा था। अब वो जल्दी में भाग रहा था, जिसका मतलब है कि उसने कुछ बुरा किया होगा। मुझे पहले उसे पकड़ने दो। अलविदा। खजाना घर। ये सुनकर झांग सुई का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसे याद आया कि जूक्यू भी अभी अभी उपकरण शोधन संप्रदाय से बाहर निकला था। उसे बिना किसी निरीक्षण के पता था कि क्या हुआ था। जूक्यू ने पहले भी उपकरण शोधन टॉवर को लूटा था। अब उसे विश्वास था कि उसके खजाने में कुछ भी नहीं बचा है। अरे, मुझे हमेशा मूर्ख बनने का एहसास क्यों होता है? यह विस्फोटक स्वर्ग गुट, क्या स्वर्ग महाद्वीप में वाकई इतना शक्तिशाली है? झांग सुई ने धीमी आवाज में गुस्से से बड़बड़ाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 1247। दर्पण झील अनुवादक न्योइबो स्टूडियो संपादक न्योइबो स्टूडियो। 4 महीने बहुत जल्दी बीत गए। उपकरण शोधन संप्रदाय को छोड़ने के बाद जूक्यू, मो जुनचिन, बटफेस और डुआन जियोडे जुवानई आकाशीय क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ते रहे। कई टेलीपोर्टेशन डिवाइस लेकर आखिरकार वे जुवानई आकाशीय क्षेत्र के सबसे पूर्वी छोर पर पहुंच गए। यहाँ एक झील थी। इस झील का पानी दर्पण की तरह साफ और शांत था। हवाएं भी इस पर कोई लहर नहीं बना सकती थी। मो जुनचेन ने जो कहा था उसके अनुसार यह स्वर्ग महाद्वीप का एक गुप्त मार्ग था, एक तरह का पिछला दरवाजा। झील एक दर्पण की तरह थी जो अपने पानी में आकाश को प्रतिबिंबित करती थी। स्वर्ग महाद्वीप पृथ्वी महाद्वीप से ऊपर था। वहां पहुंचने का सही रास्ता ऊपर की ओर जाना था। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति सिर्फ ऊपर की ओर उड़कर स्वर्ग महाद्वीप तक नहीं पहुंच सकता था। लोग सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी के मार्ग से यात्रा करके ही स्वर्ग महाद्वीप तक पहुंच सकते थे। ये जगह अलग थी। जो कोई भी झील की सतह को तोड़ता वो आकाश को भी तोड़ देता, क्योंकि दर्पण जैसी झील की सतह बिल्कुल असली आकाश जैसी थी। लोग झील की सतह को तोड़कर स्वर्ग महाद्वीप तक पहुंच सकते थे, इसलिए यह मार्ग स्वर्ग महाद्वीप तक भी जा सकता था। हालांकि इस मार्ग की यात्रा दिशा स्वर्ग और पृथ्वी के मार्ग के विपरीत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई जगह भी होगी। यह उस जगह से कहीं ज्यादा आसान है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। बटफेस ने ये जगह देखते ही चिल्लाया। मो जुनचेन ने बटफेस को जिज्ञासा से देखते हुए पूछा, क्या आप अन्य अंश जानते हैं? बेशक, मुझे सब पता है। एक जगह है जहां लोग स्वर्ग महाद्वीप और पृथ्वी महाद्वीप के बीच यात्रा कर सकते हैं। वहां इंटरफेस पॉइंट बहुत कमजोर है। जो कोई भी इसे तोड़ सकता है वो स्वर्ग महाद्वीप की यात्रा भी कर सकता है, बटफेस ने गर्व से कहा। ये सुनकर मो जुनचेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपका मतलब जेन्युआन सेलेस्टियल क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के मार्ग का पूर्व स्थल है ना? उस स्थान पर मार्ग स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे बर्बाद कर दिया गया। हालांकि
जैसा कि आपने कहा, वहाँ इंटरफेस पॉइंट बहुत कमजोर है, लेकिन हम अभी भी इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। नहीं, मेरा मानना है कि यह हमारे लिए संभव है, बटफेस ने अड़ियल अंदाज में कहा। क्या तुमने ये कोशिश की? मो जुनचेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बटफेस को समझ नहीं आया कि क्या कहे, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उसे बस यही लगता था कि यह संभव है। हालांकि अपना सम्मान बचाने के लिए बटफेस ने खुद को सीधा किया और मो जुनचेन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, संरक्षक मो, अपनी बात पर ध्यान दो। मैं डिप्टी गुट का नेता हूँ। तुम्हें हमारे गुट के नियमों का पालन करना चाहिए। मेरे प्रति तुम्हारा रवैया पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मो जुनचेन ने अपने होंठ हिलाए और समझ नहीं पाया कि क्या कहे। उसने जूक्यू गुट के नेता को अपना उचित सम्मान दिखाने के लिए बुलाया। आखिरकार जूक्यू ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे बटफेस के प्रति अपना उचित सम्मान दिखाना था। हालांकि उसने सोचा कि उसे बटफेस के शब्दों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसने बटफेस को नजरअंदाज किया और अपने सामने झील का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। गुट नेता, इस झील को बहुत कम लोग जानते हैं। वास्तव में लगभग कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि 6 दिव्य लोकों के नियंत्रकों को भी इसे तोड़ने के लिए बहुत समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अब हमारे शरीर काफी मजबूत हैं। बटफेस की मदद से मुझे लगता है कि हम 6 महीने के भीतर मार्ग खोल सकते हैं। मो जुनचेन ने मुस्कुराते हुए बटफेस की ओर इशारा करते हुए कहा। जाहिर है, वह भी बटफेस के असाधारण शरीर से प्रभावित था। 6 महीने, ये बहुत लंबा समय है। शू क्यू ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि वह स्वर्ग महाद्वीप में जियांग होंग्यान से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। 6 महीने उसके लिए बहुत लंबे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बहुत लंबा। ये सुनकर मो जुनचेन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, गुट नेता, हम यहाँ जितना समय बिताएंगे वो लगभग उतना ही समय होगा जितना हम स्वर्ग और पृथ्वी के मार्ग से यात्रा करने में बिताएंगे। हालांकि हमें लगेगा कि हम तुरंत गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में 5 महीने से अधिक समय बीत चुका होगा। अब हमें इस झील को तोड़ने के लिए केवल 6 महीने चाहिए, फिर हम तुरंत स्वर्ग महाद्वीप तक पहुंच सकते हैं। ये पहले से ही काफी तेज है। मैं समझ गया, शू क्यू ने कहा और अपना सिर हिलाया। ये 4 महान महाद्वीपों में टेलीपोर्टेशन डिवाइस लेने जैसा था। पूर्वी महाद्वीप से उत्तरी सागर तक पहुंचने के लिए लोगों को टेलीपोर्टेशन डिवाइस में 3 से 4 घंटे बिताने पड़ते थे। हालांकि बाहरी दुनिया में 2 से 3 महीने बीत जाते थे। स्वर्ग और पृथ्वी का मार्ग भी इसी तरह संचालित होता था। इसलिए अगर आप इसे इस तरह से देखें तो 6 महीने बहुत लंबे नहीं थे। हालांकि शू क्यू की उलझन ने मो जुनचेन के संदेह को बढ़ा दिया। अगर शू क्यू स्वर्ग महाद्वीप से आया था, तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी के मार्ग के बारे में क्यों नहीं पता था? अगर वह स्वर्ग महाद्वीप से नहीं आया था, तो वह कैसे कह सकता था कि उसके पास स्वर्ग महाद्वीप में 3000 डीकन और 1 मिलियन से ज्यादा सदस्य हैं? जू क्यू को मो जुनचेन के संदेह का एहसास हो गया। उसने बटफेस और डुआन जिउडे की ओर इशारा किया और मो जुनचेन से शांति से कहा, संरक्षक मो, मैं स्वर्ग महाद्वीप नहीं गया हूं, लेकिन वे स्वर्ग महाद्वीप से थे। ओह, लेकिन क्यों? मो जुनचेन उलझन में था। एक आदमी जो स्वर्ग महाद्वीप पर नहीं गया था, उसका वहां इतना बड़ा संप्रदाय कैसे हो सकता है? कुछ ऐसा है जो मैं नहीं बता सकता। गाजियन मो, जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। वैसे भी चिंता मत करो, मैं गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करूंगा, और मुझे तुम्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। जू क्यू ने एक ईमानदार मुस्कान के साथ कहा और मो जुनचेन के कंधे को थपथपाया। ये सुनकर मो जुनचेन ने अपना सिर हिलाया और विस्तृत पूछताछ नहीं की। उन्हें यह भी विश्वास था कि जू क्यू को उन्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब वे स्वर्ग महाद्वीप पर पहुंचेंगे तो उन्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी इस बारे में बुरा क्यों लग रहा है? मो जुनचेन ने हैरानी से अपना सिर खुजलाया। जल्द ही उन्होंने अपनी छोटी मोटी बातचीत बंद कर दी और झील की सतह पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। उनमें से डुआन जियोडे एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो झील की सतह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसका शरीर अभी तक इतना मजबूत नहीं हुआ था। फिर भी उसने अपनी मुट्ठी से झील की सतह पर मुक्का मारा। जब उसकी मुट्ठी झील की सतह से टकराई तो वह पीछे की ओर गिरा और झील के किनारे पर जोर से गिर गया। आह, ये झील बहुत डरावनी है। मेरी पीठ लगभग चोटिल हो गई। हे भगवान, मेरी मुट्ठी टूट गई है। डुआन जियोडे ने जमीन पर गिरकर कराहना शुरू कर दिया। जू क्यू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, डुआन जियोडे, बेहतर होगा कि तुम वहीं रहो। तुम हम में से सबसे कमजोर हो। हम में से कोई भी तुम्हें हरा सकता है। बकवास, तुम मेरी साधना के तरीके के बारे में कुछ नहीं जानते। डुआन जियोडे ने रोना बंद किया और उठकर बैठ गया। बटफेस ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम सिर्फ एक कबाड़ का टुकड़ा हो।
चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इस झील की सतह को कैसे तोड़ा जाए। फिर बटफेस बाहर निकला और झील की सतह पर मुक्का मारने ही वाला था। आमतौर पर बटफेस डुआन जियोडे की हार देखकर भाग जाता। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने इस बार स्वर्ग महाद्वीप पर वापस जाने और डुआन जियोडे का मजाक उड़ाने का मन बना लिया था। इसलिए उसने उत्सुकता से झील की सतह पर पैर रखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 1248 मुक्का मारते रहो और रुको मत। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो संपादक न्योइबो स्टूडियो। धमाका। बटफेस ने झील की सतह पर मुक्का मारा तो एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी झील थोड़ी हिल गई। हालांकि बटफेस पीछे नहीं हटा, बल्कि झील के पानी में खड़ा रहा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई आम आदमी खिड़की के शीशे पर मुक्का मारता है। उसके हमले से जोरदार धमाका हुआ, लेकिन झील की सतह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रुको, ऐसा लगता है कि यह झील वाकई असाधारण है, जू क्यू ने आश्चर्य से कहा। वो बटफेस की काया को बहुत अच्छी तरह से जानता था। भले ही उसने शक्तिशाली शरीर प्राप्त किया था, जिसे मो जुनचेन द्वारा पवित्र काया के रूप में मूल्यांकित किया गया था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि उसका शरीर बटफेस से ज्यादा मजबूत हो सकता है। अब बटफेस के हमले से केवल एक बड़ा धमाका हुआ। ये काफी भ्रामक था। झील वास्तव में बहुत मजबूत हो सकती है, या बटफेस ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। जू क्यू अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो बिजली की तरह खड़े होकर झील में घुस गया। फिर उसने झील की सतह पर अपनी मुट्ठी से जोर से मुक्का मारा। टकराना। एक और जोरदार धमाका हुआ। जू क्यू 2 कदम पीछे खिसक गया। हालांकि झील की सतह अभी भी बरकरार थी। अब जू क्यू को पता था कि झील काफी कठिन थी और बटफेस ने अभी अभी अपनी पूरी ताकत से हमला किया था। अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्यों कहा कि हमें 6 महीने चाहिए, है ना? इस समय मो जुनचेन एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। फिर उसने झील की सतह पर अपनी मुट्ठी भी मारी। फिर एक जोरदार धमाके के साथ मो जुनचेन एक कदम पीछे हट गया। जाहिर है जू क्यू उन तीनों में सबसे कमजोर था। बटफेस को झील की सतह पर हमला करने पर पीछे नहीं धकेला गया। मो जुनचेन को एक कदम पीछे धकेला गया, लेकिन जू क्यू को 2 कदम पीछे धकेला गया। इसका मतलब यह नहीं था कि जू क्यू का शरीर बहुत कमजोर था। मो जुनचेन के उच्च साधना चरण ने उसके शरीर को मजबूत किया। जहां तक बटफेस की बात है, उसका शरीर वाकई बहुत मजबूत था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मुझे विश्वास नहीं होता, शू क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में निर्दयता की एक किरण दिखाई दी। फिर उसने अपना दाहिना पैर उठाया, जो उसके ताओवादी अर्थ की सुनहरी रोशनी से लिपटा हुआ था। द एक्ट टफ किंग्स लेग तोड़ना। गड़गड़ाहट। उसने 50,000 एक्टिंग टफ पॉइंट्स के लायक एक्ट टफ किंग्स लेग से झील की सतह पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप एक बहरा करने वाला बड़ा धमाका हुआ। ये बटफेस द्वारा किए गए धमाके से कहीं ज्यादा जोरदार था। जू क्यू को काफी दूर तक पीछे धकेला गया और वह अपने पैर में सुन्नता महसूस कर सकता था। हालांकि झील की सतह पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी, जो एक छोटी उंगली जितनी लंबी थी। झील इतनी बड़ी थी कि दरार लगभग अदृश्य थी, लेकिन मो जुनचेन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई जब उसने दरार देखी। ये कैसे हो सकता है? मो जुनचेन दंग रह गया और उसने शू क्यू को आश्चर्य से देखा। उसे नहीं पता था कि शू क्यू ने अभी अभी कौन सी जादुई कला का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह जानता था कि यह ताओवादी अर्थ की एक जादुई कला थी जो बेहद शक्तिशाली थी। गुट नेता, यदि आप इस जादुई कला का उपयोग करते रहे, तो हम 1 महीने के भीतर झील की सतह को तोड़ सकते हैं। मो जुनचेन ने जू क्यू को गंभीरता से देखते हुए कहा। उसने पहले कभी ऐसी शक्तिशाली कला नहीं देखी थी, जो 6 दिव्य लोकों के प्रबंधकों के लिए असंभव थी। हालांकि वह जानता था कि यह जू क्यू के शक्तिशाली शरीर के कारण शक्तिशाली था। ताओवादी अर्थ की वह जादुई कला अभी भी बहुत प्रभावशाली थी। नहीं, अगर मैं इसे 1 महीने तक इस्तेमाल कर पाता, तो मैं बहुत पहले ही निकटवर्ती आकाशीय दुनिया का शासक बन गया होता। जू क्यू ने अपने होंठ हिलाए और हाथ हिलाकर मो जुनचेन और बटफेस से झील की सतह पर मुक्का मारना जारी रखने को कहा। उसने अभी अभी हैड्स के शक्तिशाली शरीर को प्राप्त करने के बाद एक्ट टफ किंग्स लेग की शक्ति वृद्धि का परीक्षण करने की कोशिश की। अब वह जानता था कि इस जादू की कला की शक्ति उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई थी और यहां तक कि उसकी कल्पना से भी परे हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक अत्यंत कठोर शरीर वाले देवता बनने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन उसके लिए लंबे समय तक एक्ट टफ किंग्स लेग का इस्तेमाल करना असंभव था। उसे इस जादुई कला का इस्तेमाल करने के लिए 50,000 एक्टिव टफ पॉइंट्स का इस्तेमाल करना था। ताओवादी अर्थ का इस्तेमाल तो दूर की बात है, अगर वो हर दिन 100 बार एक्ट टफ किंग्स लेग का इस्तेमाल करता, तो उसे 5 मिलियन एक्टिव टफ पॉइंट्स की जरूरत होती।
1 महीने तक इस जादुई कला का इस्तेमाल करने के लिए एक्टिंग टफ पॉइंट्स की मात्रा जूक्यू के लिए सिस्टम को अपग्रेड करके और अधिक फंक्शन प्राप्त करके निकटवर्ती आकाशीय दुनिया पर राज करने के लिए पर्याप्त थी। छोटे बदमाश, क्या हम वाकई 6 महीने तक इसी तरह मुक्का मारते रहेंगे? हे भगवान, तुम्हें मेरी कीमती जवानी के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। बटफेस गुस्से से चिल्लाया क्योंकि उसे लगा कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। वो 6 महीने तक झील की सतह पर मुक्का मारने के बजाय मरना पसंद करेगा। इसे मुक्का मारते रहो, नहीं तो भविष्य में तुम बदबूदार टोफू का स्वाद नहीं चख पाओगे। जूक्यू ने अपना सिर हिलाया। फिर वह झील की सतह पर वापस चला गया और उसने अभी जो दरार बनाई थी उसे मुक्का मारना जारी रखा। इस बार उसने एक्ट टफ किंग्स लेग का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी दिव्य कोर शक्ति और अपने शरीर की ताकत से सीधे मुक्का मारना शुरू कर दिया। 6 महीने कुछ भी नहीं है। उसे पता था कि अब उसे धैर्य की जरूरत है। चाहे ये कितना भी उबाऊ क्यों न हो, उसे ये करना ही था, क्योंकि उसे स्वर्ग महाद्वीप जाना था। उसे जियांग होंग्यान पर लालची नजर रखने वालों से कहना था कि वे जूक्यू की महिला से दूर रहें। टकराना, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टकराना। 1 मुक्का, 2 मूके, 3 मूके। जूक्यू झील की सतह पर मूके मारता रहा। पीछे धकेले जाने के बाद वह वापस चला जाता और बार बार मूके मारता रहता। ये देखकर बटफेस को भी जूक्यू का पीछा करते हुए मूके मारने पड़े। मो जुनचेन ने भी झील की सतह पर मूके मारना शुरू कर दिया। डुआन जियोडे के पास करने के लिए कुछ नहीं था और वह बस वहीं बैठा रहा और अपने पैरों को क्रॉस करके तमाशा देखता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जल्द ही 1 महीना बीत गया। चिकनी झील की सतह पर कई छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगी थीं, जो बटफेस, जूक्यू और मो जुनचेन द्वारा बनाई गई थी। जूक्यू ने पाया कि इस महीने के दौरान उसका शरीर थोड़ा मजबूत हो गया था। शुरुआत में जब उसने झील की सतह पर मुक्का मारा तो वह 2 कदम पीछे हट गया था। अब वह केवल 1 कदम पीछे हटा था और उसे लगा कि उसकी मुठ्ठियां पहले से ज्यादा शक्तिशाली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका इस्तेमाल मेरे शरीर को मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है। जूक्यू तुरंत मुस्कुराया और तेजी से मुक्का मारना शुरू कर दिया। उसके बगल में मो जुनचेन ने पहले ही जूक्यू के शरीर में आए बदलाव को महसूस कर लिया था। वो खुद को मुस्कुराने और ईर्ष्या से आहें भरने से नहीं रोक सका। वो लंबे समय से झील की सतह पर मुक्के मार रहा था, लेकिन उसका शरीर मजबूत नहीं हुआ था। उसे बस थकावट का एहसास हुआ। उनके शरीर में यही अंतर था। ताकतवर शरीर, जो अपने नाम के अनुरूप था, इस तरह की सामान्य परिस्थितियों में धीरे धीरे मजबूत हो सकता था, जो बाकी सभी सामान्य शरीरों के लिए असंभव था। बेशक जूक्यू का ताकतवर शरीर पवित्र शरीर तक पहुंच सकता था या उसके बहुत करीब हो सकता था। मो जुनचेन आराम करने के लिए उठ खड़ा हुआ। जब उसने देखा कि जूक्यू झील की सतह पर जोर जोर से मुक्का मार रहा है, तो उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि 6 महीने बाद जब मिरर लेक टूट जाएगी, तब पौराणिक पवित्र काया प्रकट होगी। फिर मो जुनचेन ने आसमान की ओर देखा और अपने होंठ चाटते हुए मुस्कुराया। शायद स्वर्ग महाद्वीप की यात्रा असाधारण रूप से शानदार हो सकती है। पवित्र शरीर वाला एक युवक अपने कुत्ते और विस्फोटक स्वर्ग गुट के 1 मिलियन से अधिक सदस्यों के साथ स्वर्ग महाद्वीप पर विजय प्राप्त करेगा। मो जुनचेन, जो इस दृश्य के लिए उम्मीदों से भरा था, स्वर्ग महाद्वीप जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसी समय बटफेस ने गुप्त रूप से शूक्यू को एक संदेश भेजा। छोटे बदमाश, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यह क्या है? जब हम स्वर्ग महाद्वीप पर पहुंचेंगे तो हमें छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। क्यों? वास्तव में स्वर्ग महाद्वीप पृथ्वी महाद्वीप से अलग है। हम अब ऋषि संप्रदाय और स्वर्ग महल संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदायों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम कम से कम उन्हें घृणा करने और अपने अस्तित्व का एहसास दिलाने के लिए कुछ परेशानी तो पैदा कर ही सकते हैं। अरे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? यह आपकी शैली की तरह नहीं है। मुझे कारण बताओ। क्योंकि बटफेस ने जूक्यू की ओर मुड़कर एक बदसूरत मुस्कान के साथ कहा, स्वर्ग महाद्वीप स्वर्गीय चरण और स्वर्णिम दिव्य चरण के साधकों से भरा हुआ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 1249। स्वर्ग महाद्वीप बहुत भयानक है। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो। संपादक न्योइबो स्टूडियो। 5 महीने जल्दी ही बीत गए। मिरर लेक की सतह, जो पहले इतनी चिकनी थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। सतह पर अनगिनत उथले गड्ढे, जो 3 से 4 फीट गहरे थे, पाए जा सकते थे। वे सतह पर छोटे छोटे निशान थे। इस दर से जूक्यू ने सोचा कि इस झील के तल तक पहुंचने में उन्हें 10 साल से ज्यादा लग सकते हैं। झील की सतह पानी से बनी थी, हालांकि इसे तोड़ना बर्फ तोड़ने जैसा था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मो जुनचेन ने उनसे कहा कि उन्हें झील की तलहटी तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, वे सिर्फ झील की सतह को तोड़कर स्वर्ग महाद्वीप तक पहुंचने का रास्ता खोल सकते हैं। ये सुनकर जू क्यू ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें झील की सतह को तोड़ने के लिए सिर्फ 1 महीने की जरूरत होगी। जब जू क्यू ने झील की सतह पर मुक्का मारा तो वह बटफेस को देखे बिना नहीं रह सका। उसे एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि बटफेस झील की सतह पर मुक्का मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा था। हालांकि उसका हमला जू क्यू और मो जुनचेन जितना ही शक्तिशाली था। बटफेस, जो हमले को कुशलता से संभाल सकता था, ने बहाना बनाया कि वह थक गया था, जिससे जू क्यू को काफी संदेह हुआ। वैसे भी वे 5 महीनों से झील की सतह पर मुक्का मार रहे थे। जू क्यू पिछले महीने बटफेस को उकसाना नहीं चाहता था। दरअसल जू क्यू को भी संदेह होने लगा था कि कहीं स्वर्ग महाद्वीप जाने का उसका फैसला बहुत जल्दबाजी में तो नहीं लिया गया। पिछले 5 महीनों में जू क्यू ने बटफेस और डुआन जियोडे के संदेशों के जरिए स्वर्ग महाद्वीप के बारे में जानकारी हासिल की थी। बटफेस, जिसने पीछे हटने की कोशिश की थी, ने जू क्यू को सुझाव दिया कि स्वर्ग महाद्वीप पहुंचने पर सबसे पहले छिपने के लिए कोई जगह ढूंढें। शुरू में ही बटफेस स्वर्ग महाद्वीप में बदला लेने के लिए उत्सुक था। अब जब वे मिरर लेक को तोड़ने वाले थे तो उसे स्वर्ग महाद्वीप में उनकी सुरक्षा की चिंता होने लगी। बटफेस ने कहा कि स्वर्ग महाद्वीप स्वर्गीय अवस्था और स्वर्ण स्वर्गीय अवस्था के साधकों से भरा हुआ था। जाहिर है, यह महाद्वीप पृथ्वी महाद्वीप से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। बेशक क्यूई रिफाइनिंग अवस्था के साधक भी वहां मिल सकते थे। यह महाद्वीप उन सभी बाकी दुनियाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था जहां वो जाने का आदी था। बटफेस ने जू क्यू को स्वर्ग महाद्वीप में वापस जाने पर ताओवादी भ्रूण के दिव्य प्राणी से बदला लेने के लिए उकसाया था। साथ ही बटफेस ने जू क्यू से उन सभी लोगों को दंडित करने के लिए कहा था जिन्होंने जियांग होंग्यान का पीछा किया और उसे परेशान किया था। हालांकि जब जू क्यू को वास्तविक स्थिति के बारे में बताया गया तो उसने मौके पर ही खून थूक दिया। ताओवादी भ्रूण के दिव्य प्राणी ने स्वर्ग के आकाशीय चरण के शिखर पर पहुंच लिया था जब डुआन जियोडे और बटफेस स्वर्ग महाद्वीप से भाग गए थे। उसका शरीर ताओवादी भ्रूण के दिव्य प्राणी के बेहद करीब था। एक मध्यम श्रेणी के आकाशीय आर्टिफैक्ट की सहायता से यह आदमी बहुत शक्तिशाली था। जू क्यू का मानना था कि यह आदमी पृथ्वी महाद्वीप पर स्वर्ण आकाशीय चरण में 3 से 5 शक्तिशाली लोगों को हरा सकता है। स्वर्ग महल संप्रदाय के लगभग सभी शेष प्रतिभाशाली लोग जो जियांग होंग्यान का पीछा करते थे, वे स्वर्ग के आकाशीय चरण में पहुंच गए थे। उनमें से प्रत्येक बहुत शक्तिशाली भी था, क्योंकि उनके पास अपनी दिव्य कलाकृतियां थीं। ये शू क्यू के लिए दम घोटने वाला दबाव था। जब भी उसे लगता कि वह किसी जगह पर अजेय है, तो उसे हमेशा अनगिनत लोग मिल जाते जो उससे ज्यादा शक्तिशाली थे। यह एक अपरिहार्य तथ्य था। जब कोई साधक पर्याप्त शक्तिशाली होता है तो वह उच्च क्षेत्र पाने के योग्य हो जाता है और उसके और असली शक्तिशाली लोगों के बीच का अंतर बढ़ जाता है। अब शू क्यू ऐसी स्थिति में था। हालांकि वह पृथ्वी महाद्वीप पर अजेय नहीं था, लेकिन उसने ऐसे शक्तिशाली लोगों को पाया था जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। स्वर्ग महाद्वीप में वे संप्रभु स्वर्ग दिव्य अवस्था में थे, जो पृथ्वी महाद्वीप पर स्वर्ग दिव्य अवस्था से अलग था। अब जू क्यू, जो मानव दिव्य अवस्था पर था, स्वर्ग दिव्य अवस्था पर साधारण शक्तिशाली लोगों को मारने में सक्षम था। उनका मानना था कि स्वर्ग महाद्वीप के वे प्रतिभाशाली लोग भी ऐसा कर सकते हैं जब वे मानव दिव्य अवस्था पर थे। इसलिए जू क्यू ने पाया कि उसके पास कोई लाभ नहीं था। सबसे पहले उसके उपहार उसे कोई लाभ नहीं दे सकते थे। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के उपहारों की एक सीमा होती है जिसे हमेशा के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता। कुछ हद तक जू क्यू की साधना उसके उपहारों पर आधारित थी। हालांकि उसके जैसे असाधारण उपहार वाले लोग भी मिल सकते थे। स्वर्ग महाद्वीप के प्रतिभाशाली लोग शायद जू क्यू से भी ज्यादा प्रतिभाशाली हों। इसलिए तुलना के लिए केवल शक्ति और उपकरण का उपयोग किया जा सकता था। वे प्रतिभाशाली लोग स्वर्ग के दिव्य चरण पर थे, लेकिन शू क्यू सिर्फ मानव दिव्य चरण पर था। उन सभी प्रतिभाशाली लोगों के पास दिव्य कलाकृतियां थीं। उनमें से कुछ के पास मध्यम श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां भी थीं। शू क्यू के अग्नि तूफान के पहिए और तलवार निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां थीं, और एक तलवार आत्मा उन प्रतिभाशाली लोगों के साथ भी मुश्किल से ही बराबरी कर सकती थी। इसलिए शू क्यू जानता था कि उसके पास कोई लाभ नहीं था। स्वर्ग महाद्वीप में वो अभी भी एक चींटी होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्ग के दिव्य मंच पर मौजूद वे प्रतिभाशाली लोग सबसे खूंखार दुश्मन नहीं थे। उनके पीछे की बड़ी ताकतें सबसे भयानक दुश्मन थीं। उदाहरण के लिए ऋषि संप्रदाय, जिसने लंबे समय तक स्वर्ग महाद्वीप में पैर जमाए रखा था, काफी शक्तिशाली था और इसकी पृष्ठभूमि बेहद भयानक थी।
बटफेस और डुआन जियोडे ने उन्हें बताया कि ताओवादी भ्रूण के दिव्य प्राणी के पास स्वर्ण आकाशीय मंच पर 10 से अधिक संरक्षक थे जो सार्वजनिक रूप से या गुप्त रूप से उसकी रक्षा करते थे। ऋषि संप्रदाय की समग्र शक्ति की तो बात ही छोड़िए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इसलिए जू क्यू को संदेह होने लगा कि क्या वो बहुत ज्यादा आवेगी था। अगर वे स्वर्ग महाद्वीप की ओर भागते तो क्या कर सकते थे? ऐसा लगता था कि वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अगर वे वहां कुछ भी गड़बड़ करते तो उन्हें स्वर्ग दिव्य चरण या स्वर्णिम दिव्य चरण में अनगिनत साधकों द्वारा शिकार बनाया जाता। अगर उनके दुश्मन वास्तव में उन्हें मारना चाहते थे तो उन्हें ताई दिव्यों के हमले का सामना करना पड़ता। उस समय वे अपनी जान बचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। एक देखा हुआ बर्तन कभी नहीं उबलता। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे स्वर्ग महाद्वीप में तब जाना होगा जब मैं पर्याप्त शक्तिशाली हो जाऊं? जू क्यू ने डगमगाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि उन्हें इसे धीरे धीरे और स्थिर तरीके से करना चाहिए, अन्यथा अगर वह जल्दबाजी में स्वर्ग महाद्वीप में चला गया तो वह खुद को स्वेच्छा से उनके जाल में फेंक देगा। आखिरकार स्वर्ग महाद्वीप, जो कि वर्तमान में उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था, शक्तियों से भरा था। दिव्य बचाव मंत्र और यहाँ तक कि दिव्य ग्रेड दिव्य बचाव मंत्र जो वह हमेशा इस्तेमाल करता था, स्वर्ग महाद्वीप में कम कुशल होगा, जिसका मतलब था कि वह पहले की तरह जो चाहे वो नहीं कर सकता था। अरे छोटे बदमाश, तुम क्यों रुक गए? क्या तुम सुस्त हो? इस समय बटफेस ने देखा कि जू क्यू अचंभित था। उसने अपना काम रोक दिया और जू क्यू की निंदा करने लगा। ये सुनकर मो जुनचैन भी जू क्यू की ओर मुड़ा और उसने भी अपनी हरकतें रोक दी। उसने जू क्यू के चेहरे पर झिझक और डगमगाती इच्छाशक्ति देखी। मुझे बताओ, क्या हमें इतनी जल्दी स्वर्ग महाद्वीप जाना जरूरी है? जू क्यू ने इस क्षेत्र में अन्य लोगों को देखते हुए पूछा। जाहिर है वो बटफेस और डुआन जियोडे से पूछ रहा था, जो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। अरे अब जब मैं शांत हो गया हूं और इसके बारे में सोच रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। बटफेस और डुआन जियोडे ने अपना सिर हिलाया। पिछले कई महीनों में वे स्वर्ग महाद्वीप की वास्तविक ताकत बताने के लिए जू क्यू को संदेश भेजते रहे थे, जिसका मतलब था कि वे डरे हुए थे और उन्होंने जू क्यू को चुप रहने के लिए मनाने की कोशिश की थी। मो जुनचेन, जिसने कुछ नहीं कहा था, बस प्रतीक्षा कर रहा था और उसने शांति से जू क्यू को देखा। वह जानता था कि जू क्यू एक ऐसा व्यक्ति था जो सुझावों का स्वागत करता था, लेकिन अगर उसने अपना मन बना लिया था तो वह आसानी से अपना मन नहीं बदलेगा। क्या हमें तुरंत स्वर्ग महाद्वीप जाना चाहिए? मो जुनचेन जानता था कि शू क्यू के दिमाग में पहले से ही जवाब था, जो अब थोड़ा डगमगा रहा था। मो जुनचेन को विश्वास था कि शू क्यू आखिरकार अपना मन नहीं बदलेगा। एक आदमी जिसने नरक के राज्य के देवता में किसी भी कीमत पर पाताल लोक का शक्तिशाली शरीर प्राप्त किया हो, वो इस समय कैसे पीछे हट सकता है? जाहिर है मो जुनचेन ही उन सभी में से एकमात्र व्यक्ति था जो उत्तर को स्पष्ट रूप से जानता था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद शू क्यू ने अपना दाहिना पैर उठाया और झील की सतह पर अपने ताओवादी अर्थ के साथ जोर से ठोकर मारी। टकराना। तुरंत ही खंडित झील की सतह पर मोटी मोटी दरारें दिखाई देने लगीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 1250। वे बिल्कुल भी सभ्य नहीं है। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। लानत है। ध्यान से सोचने के बाद मुझे लगता है कि मुझे अब और संकोच करने की जरूरत नहीं है। बस जीवन और मृत्यु को कम करके लड़ते रहो। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब हमने जोखिम उठाया है। डरने की कोई बात नहीं है। हमला करो। जू क्यू ने झील की सतह पर जोरदार मुक्का मारते हुए दहाड़ लगाए। 5 महीने तक मजबूत रहने के बाद अब वो झील की उछलती हुई ताकत का विरोध कर सकता था। उसका हमला भी पहले से ज्यादा तेज था। बटफेस और डुआन जियोडे को जू क्यू के फैसले पर आश्चर्य नहीं हुआ। वे मुस्कुराए और झील की सतह पर मुक्का मारना जारी रखा। हालांकि वे काय थे, लेकिन वे जू क्यू के साथ मिलकर कुछ भी करेंगे जो जू क्यू करना चाहेगा। आखिरकार वे तीनों हमेशा से लापरवाह और कानूनविहीन रहे थे, और उनमें से कोई भी नहीं बदला था, चाहे वे 4 महान महाद्वीपों जुआनजेन महाद्वीप या स्वर्ग महाद्वीप में हो। मो जुनचैन ने भी मुस्कुराते हुए जू क्यू को देखा, फिर उसने झील की सतह पर मुक्का मारना जारी रखा। दरअसल जू क्यू को नहीं पता था कि स्वर्ग महाद्वीप में क्या करना है। उसने अपना मन बना लिया क्योंकि उसे याद था कि अतीत में उसके साथ क्या हुआ था। कई लोगों की तुलना में उसकी साधना का तरीका बहुत आसान था। हालांकि वो कई बार बच निकलने में कामयाब रहा जब उसकी जान खतरे में थी। वो इतना काया कैसे हो सकता है जबकि वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था? यह मेरा तरीका नहीं है। इसलिए जू क्यू ने सोचा कि उसे अपना मन नहीं बदलना चाहिए। उसे स्वर्ग महाद्वीप में भी वैसा ही बेपरवाही से काम करना चाहिए जैसा उसने दूसरी दुनियाओं में किया था। कायरतापूर्ण व्यवहार करना उसकी गरिमा के खिलाफ था।
जिक्सिया परी एक बहुत शक्तिशाली साधक थी। उसे अपमानित करने के बाद भी जू क्यू बच गया। जुवान युआन वानरोग उससे भी ज्यादा भयानक था। उसे अभी भी उसकी साधना अवस्था का पता नहीं था। उसे विश्वास था कि वह बिना आंखें खोले मो जुनचेन को मार सकती है। हालांकि जू क्यू भी उसे अपमानित करने के बाद बच निकलने में कामयाब रहा। इसलिए जू क्यू का मानना था कि स्वर्ग महाद्वीप पर साधक जुवान्युआन वानरोग से ज्यादा भयानक नहीं होंगे। उसे उनसे क्यों डरना चाहिए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 1 महीने बाद वे स्वर्ग महाद्वीप के पूर्वी स्वर्ग क्षेत्र में स्नोफॉग सिटी में पहुंच गए। यह एक पहाड़ी पर बना शहर था जो हमेशा बादलों और धुंध से घिरा रहता था। ये शहर अपने ठंडे मौसम और कभी कभी होने वाली बर्फबारी के लिए मशहूर था। इस शहर में रहने के योग्य साधक असाधारण थे। स्नोफॉग सिटी ऋषि संप्रदाय के साधकों के लिए साधना करने के लिए एक अच्छी जगह थी। सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं और मुकाबलों के माध्यम से स्थान पाने वाले कुलीन प्रशिक्षुओं को हर साल इस शहर में साधना करने के लिए भेजा जाता था। इस समय गोल्डन सेलेस्टियल स्टेज पर कई डीकनों के नेतृत्व में नए प्रशिक्षुओं के एक समूह को दूर से स्नोफॉग सिटी भेजा गया था। जब वे स्नोफॉग सिटी पहुंचे तो उन्होंने ऊपर देखा और पहाड़ पर एक झरना देखा जिसका पानी शहर में गिरता था और एक नदी बन जाती थी। नदी को पवित्र जल नदी कहा जाता था जो शुद्ध दिव्य कोर शक्ति से भरी थी। पूरा शहर उस नदी द्वारा बनाए गए कोहरे में लिपटा हुआ था। कई प्रशिक्षुओं के लिए ये पहली बार था कि वे इस जगह पर आए। उनमें से अधिकांश इस दृश्य से प्रभावित थे। क्या यह ऋषि संप्रदाय की पवित्र जल नदी है? यह अपेक्षा के अनुरूप ही असाधारण है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक श्रेष्ठ प्रशिक्षु इस शहर में 50 वर्षों तक साधना करने के बाद अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी दिव्य अवस्था के साधकों के रूप में हम 50 वर्षों के बाद यहां से जाने पर स्वर्ग दिव्य अवस्था तक पहुंच जाएंगे। हा, यह उस स्थान के लायक है जिसे हमने असंख्य कठिनाइयों के साथ अर्जित किया है। कई प्रशिक्षु इस शहर के बारे में उत्साह से बात कर रहे थे। स्वर्णिम आकाशीय मंच पर एक उपयाजक ने उन प्रशिक्षुओं को उदासीनता से देखते हुए पलटकर कहा, ठीक है, अब से आपको इस स्थान पर साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आप 50 साल बाद यहां से जा सकते हैं। याद रखें, आपको स्नोफॉग सिटी में रहना होगा। पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कभी न करें। पवित्र जल नदी की ऊपरी धारा पर एक पवित्र झील है जिसका उपयोग केवल संप्रदाय के नेता ही कर सकते हैं। समझ गया। सभी प्रशिक्षुओं ने एक साथ उत्तर दिया। वास्तव में उनमें से किसी ने भी पहाड़ पर जाने की हिम्मत नहीं की, भले ही उपयाजक ने उन्हें याद न दिलाया हो। बहुत पहले कुछ लापरवाह प्रशिक्षुओं ने पवित्र झील का आनंद लेने की कोशिश की थी जहां दिव्य कोर पावर और भी अधिक तीव्र थी। हालांकि पहाड़ भयानक प्रतिबंधात्मक मंत्रों से भरा था जिसने उन सभी लापरवाह प्रशिक्षुओं को छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिर वे पहाड़ पर ऋषि संप्रदाय द्वारा पाले गए गोल्डन विंग स्नो ईगल्स का भोजन बन गए। तब से किसी ने भी पहाड़ पर जाने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, आप पवित्र जल नदी के पास साधना कर सकते हैं और आप पवित्र जल नदी का पानी दिन में केवल 3 बार पी सकते हैं। याद रखें, केवल 3 बार। अतिरिक्त सेवन केवल आपको नुकसान पहुंचाएगा। स्वर्णिम आकाशीय मंच पर उपयाजक ने प्रशिक्षुओं को पोकर चेहरे और बहुत तेजी से देखते हुए कहा। उन प्रशिक्षुओं ने अपना सिर हिलाया। फिर उपयाजक ने कहना जारी रखा, मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र जल नदी से पानी कैसे प्राप्त किया जाता है। आप यहां आइए, उपयाजक ने कहा और उसने पृथ्वी आकाशीय मंच पर एक प्रशिक्षु की ओर इशारा किया। वो प्रशिक्षु तुरंत बाहर निकलकर उपयाजक के पास गया। उपयाजक के मार्गदर्शन में उसने अपनी दिव्य कोर शक्ति से एक छोटा कप बनाया। फिर उसने उस कप से नदी से पानी प्राप्त किया। पवित्र झील का पानी जो पहाड़ की चोटी से इस स्थान पर बहता है, कई प्रतिबंधात्मक मंत्रों द्वारा पतला किया जाता है। अतिरिक्त दिव्य कोर शक्ति झरने में उड़ जाएगी। शेष दिव्य कोर शक्ति आपकी दैनिक साधना के लिए पर्याप्त है। प्रतिबंधात्मक मंत्र भी पानी में मिलाए जाते हैं। इसे प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। इसलिए आपको याद रखना चाहिए और कुशलता से उस तरीके में महारत हासिल करनी चाहिए जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब आप अपना पानी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद स्वर्णिम दिव्य मंच पर उपयाजक ने प्रशिक्षुओं की ओर अपना हाथ लहराया ताकि वे आज पहली बार पवित्र जल प्राप्त कर सकें। उसी समय एक पहाड़ की चोटी पर शून्य विकृत हो गया जो बर्फ और बर्फ से ढका हुआ था, जैसे कि कागज का एक टुकड़ा फट गया हो। अचानक कई आकृतियां उसमें से बाहर निकली। उनका नेतृत्व एक सुंदर सौम्य युवक कर रहा था जिसने आश्चर्य से चारों ओर देखा। क्या ये स्वर्ग महाद्वीप है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ दिव्य कोर शक्ति इतनी सघन होगी। रुको, ऐसा लगता है कि यह एक असाधारण जगह है। आमतौर पर स्वर्ग महाद्वीप में दिव्य कोर शक्ति इतनी सघन नहीं होगी। एक कुत्ते ने आश्चर्य से चारों ओर देखते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जाहिर है,
ये लोग शू क्यू और उसके साथी थे। वे मिरर लेक की सतह को सफलतापूर्वक तोड़कर स्वर्ग महाद्वीप तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। अब वे इस जगह पर उतरे थे। गाजियन मो, क्या आप इस जगह को जानते हैं? जू क्यू ने मो जुनचेन की ओर देखा क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति था जो मिरर लेक को जानता था। हालांकि मो जुनचेन ने भी हैरानी से अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं इस जगह को नहीं जानता। मैं मिरर लेक से स्वर्ग महाद्वीप पर पहुंचता था, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि लैंडिंग की जगह यादृच्छिक थी, जिसका मतलब है कि यह स्वर्ग महाद्वीप के शून्य में यादृच्छिक रूप से एक छेद खोल देगा। इसलिए मुझे इस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि यहाँ दिव्य कोर पावर बहुत सघन है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। सही। मो जुनचेन के लिए ये पहली बार था कि वह इतनी सघन दिव्य कोर शक्ति वाला स्थान देख रहा था। वो काफी उत्साहित था क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ऐसी जगह पर एकांत साधना करता है जहां पृथ्वी महाद्वीप में दिव्य कोर शक्ति सबसे सघन है, तो उसे अपनी साधना में सफलता पाने के लिए 5000 से 6000 साल लग सकते हैं। अब उसे विश्वास था कि अगर वो इस जगह पर सिर्फ 1000 साल तक एकांत साधना करता है तो वो स्वर्णिम दिव्य अवस्था से ताई दिव्य बन जाएगा। मेरा सुझाव है कि हम इस जगह पर विस्फोटक स्वर्ग गुट की शाखा स्थापित करें, जू क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। मो जुनचेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, गुट नेता, ये जगह प्रतिबंधात्मक मंत्रों से भरी हुई है। मुझे लगता है कि यह किसी की है। तो क्या एक्सप्लोडिंग हेवंस गुट ले जाएगा? एक्सप्लोडिंग हेवंस गुट एक न्यायपूर्ण कारण का प्रतिनिधित्व करता है और विश्व शांति बनाए रखता है। हमारे लिए इस जगह की मांग करना बिल्कुल सामान्य बात है, बटफेस ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, हमारे पास ऐसा करने का हर कारण है। डुआन जियूडे ने अपना सिर हिलाया। वूश! जब मो जुनचेन ने अपने होंठ हिलाए और कुछ कहने ही वाला था, बटफेस झरने के किनारे भाग गया। जू क्यू, डुआन जियूडे और मो जुनचेन हैरान थे। क्या बटफेस को कुछ मिला? वे ये देखने के लिए आगे बढ़े कि क्या हो रहा है। लानत है, तुम क्या देख रहे हो? मैं पेशाब कर रहा हूं। तुम कितने असभ्य हो! बटफेस ने पलटकर तुरंत चिल्लाया। जू क्यू, डुआन जियूडे और मो जुनचेन पूरी तरह से शर्मिंदा थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बटफेस झरने के ऊपर पेशाब करेगा। ये कुत्ता असभ्य था और उसे पर्यावरण संरक्षण की कोई समझ नहीं थी। रुको, मैं वास्तव में झरने के ऊपर पेशाब करने की भावना जानना चाहता हूँ। जू क्यू की आंखें चमक उठी और वो उत्सुकता से अपने पतलून की बेल्ट पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ा। छोटे बच्चे, तुम क्या करने जा रहे हो? डुआन जियूडे ने तुरंत पूछा। पेशाब, जू क्यू ने बिना मुड़े जवाब दिया। हे भगवान, अब मुझे भी यही करना है। डुआन जियूडे भी आगे बढ़ा और उसने मो जुनचेन से कहा, गाजियन मो, क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं? अरे नहीं, शुक्रिया, मुझे अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मो जुनचेन ने शर्मिंदगी से अपने हाथ हिलाए। जब उसने उन तीनों को झरने के ऊपर पेशाब करते देखा तो वो पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया। अब मो जुनचेन को फिर से संदेह हो रहा था कि कहीं वो उनके झांसे में तो नहीं आ गया। उन तीनों के अजीब व्यवहार से मो जुनचेन को लगा कि वे बिल्कुल भी सभ्य नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।